उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस क्लियर होगी। बहुत कम तो नहीं लग रही वॉइस? ठीक है, क्लियर है भाई। जय हिंद सभी को। क्लियर है, वॉइस तो क्लियर है, एकदम क्लियर है, मस्त। ओके, तो आज का लेक्चर मॉड्यूल नंबर 5 से हम शुरुआत करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले, लास्ट लेक्चर मैंने आप सभी को कहा था कि हम एक छोटी सी चीज़ जिसे कुकी स्टीलिंग अटैक में देखेंगे। वो था, वो स्क्रिप्ट के अंदर एक छोटा सा सर्वर बना के कैसे हम किसी कुकीज़ को दूसरे के सिस्टम पे भेज सकते हैं या अटैक करके सिस्टम के अंदर भेज सकते हैं। ये चीज़ के लिए हमें खुद की वेबसाइट चाहिए होती है या खुद का सर्वर चाहिए होता है। मेरे पास सर्वर नहीं था, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था। लेकिन इसको लोकल मैं करके दिखा सकता हूँ बिना कोई सर्वर के रिक्वायरमेंट के, या मुझे कहूँ सिंपल से कहूँ तो बिना वेबसाइट के भी मैं ये चीज़ को करके दिखा सकता हूँ एज अ प्रूफ कि हम कैसे डेटा को भेजेंगे करके। ठीक है। बाकी ये चीज़ तब ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है जब खुद की वेबसाइट हो, और वो भी ऐसी वेबसाइट जो बस तुम ही एक्सेस करो। ठीक है, ताकि कुकीज़ को तुम किसी हैकर के सिस्टम पे भेज सको, या कहूँ तो किसी की कुकीज़ अपने सिस्टम पे ला सको। सिंपल लग रहा है? सच में सिंपल है। और वही चीज़ को आज भी हम देखेंगे। ठीक है। एवरीथिंग इज फेयर, वॉइस एंड स्क्रीन टू ओके, नाइस, थैंक यू। अब इन चीज़ को लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि हाँ सर, आपने ये वाली स्क्रिप्ट बतानी थी। यहाँ पे attacker.com की जो वेबसाइट लगती है वो कैसी लगती है, इसको हमें प्रैक्टिकल करके देखना था एक्चुअली, जो मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो एक बार इसको अभी वर्क करा के देखते हैं। ठीक है। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह है चीज़ को लेके, या फिर क्लियर है? इसको मैं अभी प्रैक्टिकल करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले सब कुछ क्लियर तो है ना, कि कोई डाउट वगैरह है? कुछ है डाउट तो वो तब बताओ, अपन आगे क्लियर करेंगे फिर। ठीक है। और डोंट वरी, आज का सेशन होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। मतलब उन सारी वीकनेस या सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को हम देखेंगे जो एक वेबसाइट पर आ सकती है। वेबसाइट, वेबसाइट सभी ने देखा है। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनकी वेबसाइट्स होती है ना। तो उन वेबसाइट्स के ऊपर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, या कहो तो कौन कौन सी वो वल्नरेबिलिटी है जो सबसे ज़्यादा पे करती है और सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। हम उन चीज़ को देखेंगे, लेकिन उसको फ़िलहाल टाइम है। एक बार मैं छोटा सा प्रैक्टिकल करवा दूँ, देन हम इसके ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है। और हाँ, इसमें काफ़ी कुछ है जानने के लिए, और ये थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जा भी सकता है पहली बार में। तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। आप माइक चालू क्यों नहीं करते? लो, कर दिया माइक चालू। बोलो क्या कहना है आपका। कहाँ गया माइक? ये रहा। लो, कर दिया माइक चालू। कुछ कहना है आपको? कहो। कहो फिर मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। तो सेट में पेस्ट नहीं हो रहा था सर मेरा। रिफ्रेश कर रहा तो वो हट जा रहा था सर। आपकी आवाज़ अटक रही है दोस्त। सर वो कुकीज पेस्ट नहीं हो रहा था सर। रिफ्रेश कर रहा था तो वो हट जा रहा था सर कुकीज। क्योंकि पेस्ट नहीं हो रहा था। हाँ। यस सर। ओके, चलो देखते हैं उसे। ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। यस सर। शुरुआत करते हैं अपने फेवरेट ब्राउज़र कुकी से। अरे माइक तो मैंने ऑफ करा, कैसे तुम्हारा पेस्ट ग्लिच नहीं हो रहा है? ओह नाइस। नहीं हो रहा था। रिफ्रेश कर रहा था तो हट जा रहा था सर वो। ये ऑफ है, लेकिन कैसे माइक ऑन है? अरे बाप रे, गूगल मीट वाले भी ग्लिचेस करते क्या? चलो, अच्छा क्रोम पे देखते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो आपने कहा बहुत सिंपल है वो, कि बस आपने जो कुकीज़ कॉपी करा था वो कहीं और जगह पे पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल था आपका। तो ठीक है, जैसे आप किसी कुकीज़ को कॉपी करते हो, मान लो
कि आप यहाँ पे कॉपी करने आ गए, इसको कर लिया मैंने कट। ठीक है, मैंने इसको कट करा और नाम चेंज करके मैंने, ठीक है बस मैं नाम चेंज करता हूँ, 1 2 3 लिख देता हूँ आजू बाजू। मैंने कॉपी करा, पेस्ट करा और फिर मैंने चेंज करा। अब डायरेक्टली रिलोड करोगे दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसको सेव करने के लिए आजू बाजू कहीं क्लिक कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, खाली खाली सी स्पेस है तो जैसे मैं क्लिक करूँगा वो सेट हो जाएगा फिर से। एंड जैसे वो सेट हो जाता है तो यू कैन सी यहाँ पे नीचे में कि वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्या करना है, वैल्यू देने के बाद में आजू बाजू कहीं प्रेस कर लो, क्लिक वगैरह कर दो एंड देन फिर से उसके ऊपर क्लिक करो, इससे वो रिफ्रेश हो जाता है। देन बस, और क्या, और क्या। अब जैसे क्योंकि मैंने गलत पासवर्ड डाला है और गलत यूज़र नेम डाला है तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन हट जाना चाहिए। देखते हैं, और देखो ये हट गया क्योंकि मैंने गलत पासवर्ड और वैल्यू डाली है करके। लेकिन अगर मैं किसी का पासवर्ड चुरा के यहाँ पे जैसे का वैसा पेस्ट करता हूँ, किसी का मैंने पासवर्ड चुराया, जहाँ से कुकीज़ चुराया और यहाँ पे पेस्ट करा, पेस्ट करा और बस आजू बाजू सिलेक्ट करके फिर से उसके ऊपर सिलेक्ट करा। ठीक है, एंड बस हटाया इसको और रिलोड करा और वो ऑप्शन मेरे पास फिर से आ गया। इसका मतलब अब मैं बराबर से लॉगिन हूँ। ये तो कॉपी पेस्ट ज़्यादा हार्ड है नहीं, इसमें इसमें कैसे आपका दिक्कत दे सकता है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी विच इज़ नॉर्मल। ठीक है, मेरे विंडोज़ में सिंगिन साइन इन करने पर भी कुकीज़ नहीं शो कर रहा, क्या प्रॉब्लम होता है? ओहो, ऐसी ऐसी समस्या कैसी आ जाती है। खैर कोई बात नहीं, टेक्निकल ग्लिचेस सभी के सिस्टम में आ सकते कभी कभी। अब ब्राउज़र दूसरा लिख लिख के देखो। क्रोम में तो ऐसे हो ही जाता है, लेकिन आप ब्राउज़र चेंज करके देखो, होप सो ये वर्क कर जाए आपके लिए। ठीक है, ऐसे कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। फेसबुक अकाउंट पर नहीं कर सकते आप, अगर उसमें कोई वल्नरेबिलिटी होगी तभी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, ये चीज़ें हमारी कल ही क्लियर हुई थी और हमने देखा था ये चीज़ें पहले से क्लियर है करके। जिनको क्लियर नहीं है, बेटर होगा कि आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देखो, क्योंकि मैं इस लेक्चर में वो चीज़ें नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो छूट गई थी। जैसे कि कैसे एक अटैकर किसी भी वेबसाइट की कुकीज़ को अपने सिस्टम के अंदर भेजता है, कैसे भेजता है, वो चीज़ मैं इस लेक्चर में दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना। इसके लिए मुझे सर्वर चाहिए, कहूँ तो वेबसाइट चाहिए, यूँ कहूँ तो वेबसाइट ही चाहिए एक छोटी सी। ठीक है, अब उस वेबसाइट को कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ये सारी चीज़ें तो एक वेब डेवलपर ढंग से बता पाएगा, जिसको वेबसाइट बनानी आती है। अब बोलोगे सर मुझे तो वेबसाइट नहीं बनानी आती, तो मैं कैसे करूँगा? तो आप इस्तेमाल कर सकते हो चैट जीपीटी का। ठीक है, आप उससे कह के एक छोटा सा सर्वर बना सकते हो, जो सर्वर आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट करके दे देगा। लेकिन अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरे पास है ना वही कोडिंग आप सभी को दे देता हूँ। बेस्ट हो जाएगा, हाँ सर बेस्ट हो जाएगा। लेकिन देने से पहले इसको मैं खुद टेस्ट करके देखता हूँ। ठीक है, और मेरे पास खुद की वेबसाइट है नहीं, तो मैं लोकल होस्ट पे ये टेस्ट करूँगा। ठीक है, मतलब लोकली टेस्ट करूँगा अपने सिस्टम पे ही, तो मुझे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी इससे। और एक बेस्ट चीज़ जो होगी वो मैं तुम्हें फ़ाइल दे देता हूँ, जो भी फ़ाइल है मेरे पास में वो तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है, ओके, ये रही यहाँ पे फाइल लॉग सर्वर डॉट पी वाई, वो कुछ तुम्हें ऐसी सी दिखने को मिल जाएगी फाइल। ये रही दो फाइल। तो जो पहली फाइल है, ये फाइल है अपने सर्वर की, छोटो सा सर्वर जो सिर्फ लिनक्स में चलेगा, विंडोज़ में नहीं चलेगा भाई, विंडोज़ में नहीं चलेगा, तो सिर्फ लिनक्स में ही चलेगा। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्योंकि लिनक्स में मैं छोटा सा सर्वर बनाऊंगा जो पाइथन पे चलेगा। अगर तुम्हारे पास विंडोज़ के अंदर पाइथन इंस्टॉल है, जो डेवलपर्स हो गए उनके पास इंस्टॉल होगा, जिन जो उनके पास नहीं है टेंशन मत लो, लिनक्स पे सब कुछ हो जाता है। लिनक्स पे ऑलरेडी सब कुछ मौजूद है, तो लिनक्स पे करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। विंडोज़ के लिए करते हो तो अपने हिसाब से करो, लेकिन लिनक्स के लिए करोगे मैं गाइड करता हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। विंडोज़ के लिए भी सिंपल है, लेकिन लिनक्स का देखते पहले। तो दो फाइल है, दो में से एक फाइल इसके अंदर मैंने स्क्रिप्ट निकाल के रखी है।
जो स्क्रिप्ट वर्क करती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से निकाल के रखा है। ज़्यादा कुछ है कि इसमें सर? नहीं। देखोगे तो पूरा सेम टू सेम है, पूरा का पूरा सेम टू सेम है। पेज http attacker.com और सेम पेज http लोकल होस्ट वैल्यू एंड देन लॉग सी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। सेम सेम है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं करा है मैंने, बस शॉर्ट फॉर्म में करके रखा है ताकि एक अपना काम हो जाए। ठीक है, देन अब इसको मुझे रन करना है जहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करा था। क्या किसी को पता है वो कमांड क्या था करके, जो हमने डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करा था, जिससे हमें कुकीज़ पॉपअप हो रहे थे अपने स्क्रीन के ऊपर? याद है किसी को? नहीं भी याद है तो देखो, याद आ जाएगा। ये रही स्क्रिप्ट जो अपने काम आएगी, स्क्रिप्ट नहीं, ये पेलोड है जो अपने काम आएगा। ठीक है, और स्क्रिप्ट रही यहाँ पे पाइथन की, ये रही वो पाइथन की स्क्रिप्ट। जी जूम इन करो थोड़ा सा, जूम इन नहीं होता क्या? कोई बात नहीं, नहीं जूम इन नहीं होता है, फॉर सम रीज़न जूम नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, मैं इसको मैनुअली जूम करता हूँ। अब तुम देख पा रहे हो ये पाइथन का सर्वर है, कैसा है क्या है जान, मुझे एग्जैक्ट इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लॉग हैंडलर वगैरह क्या होता है ये उनको ज़्यादा समझ में आएगा जो पाइथन बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते, तो यहाँ पे ना कमेंट्स तुम देख पा रहे हो। कमेंट्स, कमेंट्स मतलब कि ऐसे वो एक कोडिंग का ही पार्ट होते हैं पर वो एग्जीक्यूट नहीं होते। पर अगर यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत जो अपने काम का है, वो इतना ही लिखा है कि भाई तुम्हारा एक छोटा सा सर्वर होगा जो होगा लोकल होस्ट पे सर्वर होगा, एक छोटा सा सर्वर। ठीक है, अब उस सर्वर को शुरुआत करने के लिए हमने सब कुछ सेट करके रखा है, और बस हमने पोर्ट नंबर दिया है 8000। कोडिंग लैंग्वेज है, थोड़ी सी डिफिकल्ट तो लगेगी ही। ठीक है, लेकिन बस इस कोडिंग को चलाने से अपना काम हो जाएगा। इसको स्टार्ट करो, फिर ये बताएगा कि आप पोर्ट नंबर 8000 पर सुन रहे हो। तो ये सब कुछ मैनुअली करके देखते हैं। ठीक है, मैं कितना भी पढ़ा लूँ इसको, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि ये पाइथन की कोडिंग लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन तुम्हें नहीं आती मुझे पता है। ठीक है, कुछ कुछ को आती होगी लेकिन बहुत लोग हैं जिनको नहीं आती। पर इतना समझो, ये बस एक छोटा सा वेब सर्वर क्रिएट करेगा, जिस सर्वर पे मैं बाहर से रिक्वेस्ट करूँगा। ठीक है, ऐसी स्क्रिप्ट डालूंगा जो स्क्रिप्ट मैंने तुम्हें दिखाई, और वो रिक्वेस्ट करेगी और मुझे कुकीज़ किसी और की मेरे सिस्टम पे दिखाएगी। ठीक है, मुझे कुकीज़ एज अ अटैकर मेरे सिस्टम पे दिखाएगी, भेजेगी वो स्क्रिप्ट। तब देखते हैं, बातचीत तो हो गई, एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। और क्यों ना मैं तुम्हें स्क्रिप्ट को भेज दूँ अपने व्हाट्सएप पे, बेस्ट नहीं हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा, है ना? इसको मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, और इसको मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ, चलेगा वैसे? कोडिंग का कोर्स तो नहीं है जी अपने DCSC में। मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, बेस्ट रहेगा, तुम सभी लोग इसको इंस्टॉल कर लो। अभी नहीं तो बाद में करना, मैं बस भेज के रख देता हूँ। ठीक है, बाद में करना तुम्हारी मर्जी, लेकिन बस मैं भेज के रख देता हूँ ताकि तुम्हें उतनी मेहनत ना करनी पड़े जितनी मुझे करनी पड़ी थी। ठीक है, सिंपल में भाई शॉर्टकट से काम हो जा रहा है अपना। ये टेस्टिंग के लिए बाय द वे। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इट इज़ फॉर टेस्टिंग सर्वर फॉर रिमोट कुकी शेयरिंग। ठीक है, ऐसा लिखने से कम से कम सर देखेंगे तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुम्हें कुछ अच्छा ही भेज दिया करके। तो देखते हैं भाई। ठीक है, इसको बाद में देखना, मैं इसको अभी अपने सिस्टम पे चलाता हूँ, फिर तुम इसको बाद में करके देखना। ठीक है, साथ साथ में नहीं हो पाएगा मुझे पता है, क्योंकि दिक्कत देगा ये। तुम दोनों साथ में करोगे तो ये दिक्कत दे सकता है, इसलिए मैं करके दिखाता हूँ, देन आप इसको देखना ज़रूर। पाइथन को लिनक्स पे कैसे खोलेंगे वही मैं दिखा रहा हूँ रोहित अब। ठीक है, अब अपने पास फाइल भी है, अपने पास फोल्डर भी है। ये रही फाइल, ये रहा पेलोड। एक काम कर लेता हूँ, पेलोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से कॉपी। ठीक है, और बस, और क्या, यहाँ पे मेरे पास पाइथन की फ़ाइल है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो मेरे पास फ़ाइल है, एक पाइथन की और एक नॉर्मल सी डॉक्यूमेंट फ़ाइल, जो टेक्स्ट फाइल जिसे हम कहते हैं। और पाइथन को चलाने के लिए
हमें लिखना होता है पाइथन और फाइल का नाम, पाइथन और फाइल का नाम, बस इतना से लिख दो, तुम्हारा सिस्टम चालू हो जाएगा। लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8000 दिखाएगा, 8000 दिखा रहा है, इसीलिए अपने लिए काम और अच्छा हो गया, आसान हो गया। अब झटपट से मैं किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो भाई ब्राउज़र भी ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या सर्च करें, टेस्ट PHP, क्योंकि ये वल्नरेबल वेबसाइट है ना, हमने तो इस पे लास्ट टाइम टेस्ट करा था। और किसी स्टूडेंट ने ना मुझे छोटी सी स्क्रिप्ट दी है कि सर आपने ये वाली स्क्रिप्ट चलाई थी करके, ऐसा बोला है उसने वहाँ पे नीचे में, कुछ ऐसा नाम था स्क्रिप्ट का। देखो मैंने टेस्ट भी करा है, मैंने इसको दिखाने से पहले टेस्ट करा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं टेस्ट कर रहा था इसके ऊपर। जो फाइनल रिजल्ट था वो तुम्हारे सामने डायरेक्ट ही मिल रहा है। तो बिना टेस्टिंग के तो हैकिंग इज़ नॉट पॉसिबल, तो टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, एक ही बार में नहीं होता भाई। प्लीज़ अगर तुम कहीं देखते हो कि एक बार में हो रहा है तो उसके पीछे बहुत टाइम लगा है, ऐसा समझना ज़रूर। ये स्क्रिप्ट चलाने से हमने देखा था कि पॉपअप आता है, हमने देखा था पॉपअप आता है, और सेम सेम रिजल्ट हम यहाँ से ना कुकीज़ को प्रिंट करा सकते थे। हम यहाँ से कुकीज़ को प्रिंट करा सकते थे डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ के नाम से, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी के नाम से। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मैंने लॉगिन करके तो रखा है, लॉगिन मैंने करके तो रखा है, फिर दिखाई क्यों नहीं? गलती से एस लग गया था क्या उस पर? हाँ कुकीज़ हो गया था वो गलती से, कोई बात नहीं, जावा स्क्रिप्ट ऐसे ही करता है। अब वहाँ से मैंने एस हटा दिया, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी हो गया, एंड यू कैन सी अब मेरे सामने कुकीज़ देख पा रहे हो। लेकिन ये मेरे सिस्टम पे, मैं चाहता हूँ कि किसी और के कुकीज़ मैं अपने सिस्टम पे लेके आऊँ। तो अब मैं चलाऊँगा वो स्क्रिप्ट जो मैं तुम सभी को देता हूँ, तुम भी ट्राई करना भाई स्क्रिप्ट को। और वो स्क्रिप्ट रही कुछ नाइस, कॉपी नहीं करा क्या? बढ़िया बढ़िया, कॉपी नहीं करा मैं, देते कॉपी करके। और ऑब्वियसली इसको कट करो, हाँ ये रही स्क्रिप्ट अपनी, जस्ट कॉपी दिस। अच्छा पूरा कॉपी करना है इसको, कॉपी, एंड ये लो भाई, ये स्क्रिप्ट है, ठीक है, अपने पास सेव करके रख दो, बाद में इसको यूज़ करना, मैं पिन करके रख देता हूँ, ठीक है, इसको सेव करके रख दो। ये पहले से सेट की गई पिंग है, तो बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना पाइथन चलाना है, पाइथन फाइल को चला दो, लिसनिंग पोर्ट नंबर 8000 देखने को मिल जाएगा। बस हमें क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे चलाना है। अब होगा क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, होगा क्या ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये क्या करेगी, किसी सिस्टम में चलेगी, और उसके अंदर हमने फैच लगा है, फैच का काम है यूआरएल को चलाना, एग्जीक्यूट करना, उस यूआरएल पे जाना, सेंड, जस्ट लाइक सेंड करना, रिसीव सेंड, रिक्वेस्ट सेंड करना। तो जैसे हम लिंक को पेस्ट करें, तो ये रिक्वेस्ट सेंड करेगी अपने सर्वर के ऊपर, अपने सर्वर के ऊपर, और बस सर्वर उसको पकड़ लेगा और बबसूट की तरह पूरा डेटा दिखाएगा कि भाई ये है डेटा। बबसूट ने कैसे दिखाया था, बबसूट ने लास्ट लेक्चर में हमने बबसूट का इस्तेमाल करा था, जिससे हम रिक्वेस्ट देख पा रहे थे कि कैसी कैसी चीज़ें जा रही है, इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं। बस वही चीज़ मैं यहाँ से कर रहा हूँ, वो स्क्रिप्ट की मदद से भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंटरसेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे रिक्वेस्ट को ही चुरा रहा हूँ। बस अब क्या, अब गो के ऊपर क्लिक करो, अब गो के ऊपर क्लिक करोगे ऐसा कुछ एरर्स दिखाएगा, लेकिन एरर से घबराना मत, तुम अपने सिस्टम पे आओगे तो देखना यहाँ पे हमें इतना बड़ा डेटा देखने को मिला, इतना बड़ा डेटा देखने को मिला। अब बोलोगे सर यहाँ पे कुकीज़ कहाँ पे है सर, कुकीज़ कहाँ पे है? तो कुकीज़ यहाँ है, कुकीज़ यहाँ है, और इनफैक्ट कुकीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है, ये वही कुकीज़ है। और बोलोगे सर ऐसे फॉर्मेट में क्यों आई कुकीज़, तो फॉर्मेट इसीलिए आई थी क्योंकि कोडिंग में कुछ चेंजेस अलग से करे थे, इसीलिए, ठीक है। क्या आगे तुम्हें डॉक्यूमेंट डॉट एरर आ रहा है ये चलाने में, तो हाँ वो तो आएगा ही, वो तो आएगा ही, वो यहाँ पे दिखाएगा पार्सिंग वार्सिंग वाली चीज़ें। लेकिन अगर तुमने यहाँ से सर्वर ऑन करके रखा है अपना पाइथन का, तो बस तुम्हें रिक्वेस्ट रिसीव हो जाएगी, रिसीव रिक्वेस्ट, ये फाइल का नाम, ठीक है, और ये रहा डेटा उसका, लॉगिन इक्वल्स टू टेस्ट वैल्यूज। अब देखो ये कुकीज़ है ना, टेस्ट वाली कुकीज़ है, कुकीज़ तो है, बस यही तो जानना था हमें, यही तो जानना था, और क्या। और ये होता कहाँ कहाँ पे सर, ये सवाल आया होगा। तो ये होता है एक्सेस एज वल्नरेबल साइट्स के अंदर, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वेबसाइट
वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। स्लैश एन वगैरह नहीं दिखाना चाहिए। ये देखो, ये तब आएगा जब आपने डायरेक्टली स्क्रिप्ट चलाया बिना किसी रिक्वेस्ट के, बिना किसी रिक्वेस्ट के। देखो ऐसे एरर्स आते हैं, ठीक है, ऐसे एरर्स आते हैं। मैं इसको कट करता हूँ, पूरा पूरा कट करके क्लियर करता हूँ एंड फिर से अगर रन करूँगा तो यू कैन सी सेम रिजल्ट। रिजल्ट यहाँ पे एरर दिखा रहा है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। मैंने कहा ना कि यहाँ से हमारा कनेक्शन शुरू होता है और बस हमें रुकना होता है उस कनेक्शन की राह देखते हैं। इसको जैसे मैं एक बार रिलोड करूँगा, मुझे फिर से कनेक्शन रिसीव्ड हो जाएगा और मैं कुकीज़ को कैप्चर कर लिया और बस इसी कुकीज़ का मैं फ़ायदा उठाऊँगा लॉगिन करने के लिए, ठीक है। डेफिनेटली एआई का इस्तेमाल इसमें हुआ है, क्योंकि मेरे पास खुद का सर्वर नहीं था, तो मैंने पाइथन की स्क्रिप्ट उससे ही बनवाई है, ठीक है। कंसेप्ट समझ गए हो तो तुम भी इसे ट्राई कर सकते हो। मेरे वाईफाई से कनेक्टेड डिवाइस कुकीज़ कैसे देखा जा सकता है, तो ये तो सिखाया ही नहीं, लगता है आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा था। एक सेकेंड, ये वाली चीज़ ना वायर शार्क के अंदर मैंने दिखाई थी लास्ट लेक्चर में, एकदम एंड एंड में, लगभग 11:30 के आसपास। देखो देखो, 11:30 के आसपास मैंने वायर शार्क पे दिखाया था। थे कोई यहाँ पे से वायर शार्क का लेक्चर? वायर शार्क पूरा नहीं समझा है मुझे पता है, लेकिन उस पर मैंने दिखाया था कि उससे देख सकते हैं, तो उसका सेपरेट टॉपिक होने वाला है, उसका सेपरेट टॉपिक होने वाला है। वायर शार्क मैंने समझाया नहीं अभी तक के, डोंट वरी, मुझे पता है, मैं उसको सिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन इनको तो होने दो, ये तो ख़त्म होने दो पहले। तो कुकी स्टीलिंग अटैक यही तक के था, ठीक है। मैंने स्क्रिप्ट भेज दिया ग्रुप पे, डोंट वरी, और इस स्क्रिप्ट को भी मैं भेज देता हूँ। अनएक्सपेक्टेड टोकन्स, ये लिनक्स का क्यों दिखा रहे हो आपने? लिनक्स में कॉपी करा है कि इसको? लिनक्स में कॉपी करा है आपने इसको? क्लियरली दिख ही रहा है यहाँ पे, ऐसे वैल्यूज़ लिनक्स में ही आते हैं, अनएक्सपेक्टेड टोकन लिनक्स में ही आते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया हो, डायरेक्टली पेस्ट करके एंटर। देखो, बैश सिंटैक्स एरर नियर, आप क्या कर रहे हो? आपका ध्यान कहाँ पे है मनोहर? कहाँ ध्यान है आपका? अच्छा, आप ब्लॉक हो चुके हो फॉर सम रीज़न, डोंट वरी, आप थोड़ी देर में इसको कॉल आउट करना, आप री एक्सेस कर पाओगे उसे, ठीक है। थोड़ी देर में एक्सेस करना, आप री एक्सेस कर पाओगे उस वेबसाइट को। चलो ठीक है, यही था इस स्क्रिप्ट को लेके, आप इसको ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। जो लास्ट लेक्चर में नहीं होता, इस लेक्चर बबसूट भी सिखाएंगे, यस डोंट वरी, बबसूट भी सिखाना है। जो चीज़ें पूरी सिखाई नहीं है उसका तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि उसको सिखाना है। वो बस मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखाया कि भाई ये काम की चीज़ है जो अपन सीखने वाले हैं, ये ऐसा मेन मुद्दा था उसका, जो भी है। अब जानते हैं अपने इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ठीक है। तो देखो, मान लो कि तुम एक फॉर्म भरते हो, तुम एक फॉर्म भरते हो, लॉगिन वाला, या फिर रजिस्टर फॉर्म भरते हो, या फिर कोई पेमेंट करते हो। होता क्या है, तुम अपने सिस्टम से फॉर्म भरते हो, ठीक है। अब वो फॉर्म कहीं ना कहीं सेंटर से, या कहूँ तो सर्वर से कनेक्ट होता है, सर्वर से कनेक्ट होता है सच में, ठीक है। अगर मान लो वो सर्वर वल्नरेबल हो तो, है ना, तुम तो डेटा सेव कर रहे हो, तुम्हारा काम है। चलो मान लो मैं खुद बैंक अकाउंट में एक लॉगिन कर रहा हूँ, मैं नया बैंक अकाउंट खोल दिया, रजिस्टर करा, लेकिन कल जाके पता चलता है कि वो जो बैंक का सर्वर है ना, वो वल्नरेबल है। अब उनकी जो वेबसाइट थी उसके ऊपर एक बग था या एक वल्नरेबिलिटी थी, जिसके कारण हैकर ने सभी के बैंक अकाउंट के पासवर्ड और अकाउंट नंबर निकाल लिए, जिसके कारण अब बैंक में जिनका भी नंबर था उस बैंक के अंदर, वो सभी लोग घबरा गए। अब ये गलती किसकी थी? ऑब्वियसली गलती यहाँ पे बैंक सर्वर की ही थी, क्योंकि उनका ध्यान होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें वल्नरेबल है या कौन सी चीज़ें आउटडेटेड है, पुरानी हो चुकी है, तो उसको अपडेट करना चाहिए। लेकिन बैंक सर्वर वालों ने उतना ध्यान दिया नहीं, इग्नोर करा, और बस ऐसे करके एक अटैक उनके ऊपर हो गया। बैंक का नाम जस्ट कोई किसी को नहीं पता,
लेकिन अटैक रियल है, जिसके कारण उसका डेटा चुराया तो साथ ही साथ में मॉडिफाई भी किया गया। लोगों के अकाउंट में से पैसे यहाँ वहाँ कर देते थे हैकर, क्योंकि हैकर को क्या चाहिए, अकाउंट नंबर, पिन, और बस दो तीन चीज़ें, मिल गया उसको। ऐसे ही होता है। अब कुछ ऐसे कॉमन अटैक्स हैं जो हर एक वेबसाइट पे होते हैं। वेबसाइट यानी वो जगह जहाँ पे आप हर दिन जाते हो कुछ सर्च करने के लिए, या फिर कोई तो अपने पर्पस के लिए जाता है, किसी किसी का तो कोई और ही पर्पस होता है, कुछ सीखने के लिए जाते हैं, कुछ सिखाने के लिए जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। लेकिन क्या वो वेबसाइट सिक्योर है क्या, वो पता लगाना आज इस लेक्चर में अपना काम है। अब वेबसाइट के अंदर ना काफ़ी सारे अटैक्स आते हैं, काफ़ी सारे मतलब काफ़ी सारे, जिनमें से कॉमन यानी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर रिपीट होती है, वो अटैक्स को आज हम देखेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो अटैक आता है वो है इंजेक्शन अटैक। इंजेक्शन अटैक, अब सरप्राइजिंगली आप सभी ने इस अटैक को परफॉर्म करके देखा। अब बोलोगे सर कब देखा, हमें तो नहीं पता। अभी आपने जो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट करी ना, चलाई ना, वो एक इंजेक्शन अटैक ही था। बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि हमने जो स्क्रिप्ट चलाया वो एक इंजेक्शन अटैक था। अब इंजेक्शन अटैक होता क्या है, समझना। इंजेक्शन क्या होता है, जैसे जस्ट लाइक वैक्सीन इंजेक्शन, इंसानों के अंदर इंजेक्शन डाल देते और बस, वैक्सीन अच्छी रही तो इंसान बच गया, वैक्सीन बेकार रही तो इंसान बच गया। ठीक है, लेकिन ऐसे ही अटैक वेब एप्लीकेशंस में भी होते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन टाइप है। जैसे डेटाबेस के अंदर एक मलेशियस स्क्रिप्ट डाल के डेटाबेस को हैक कर लेना, ब्राउज़र के इनपुट पैरामीटर्स में एक वल्नरेबल स्क्रिप्ट डालकर किसी के भी इनपुट को मैनिपुलेट करना। इंजेक्शन कमांड का काम क्या है कि बस किसी ना किसी वेबसाइट के इनपुट, इनपुट मतलब जहाँ पे आप पासवर्ड डालते हो, जहाँ पे आप यूज़र नेम डालते हो, इन जगहों पे लोग मलेशियस स्क्रिप्ट डाल देते हैं। लोग से मेरा मतलब हैकर मलेशियस स्क्रिप्ट डाल देता है, और बस वेबसाइट का तो काम है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पे चलना। इसका तो काम ही है, तो ऐसी बनी है। तो स्क्रिप्ट को ये अपना ही साथी समझ के उसको एग्जीक्यूट कर देती है। जो हमने अभी देखा, जो हमने अभी देखा, हमने स्क्रिप्ट लगाया जिसके कारण यूज़र का डेटा किसी सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र हो पा रहा था, यानी कहूँ तो कुकीज़ किसी के सिस्टम में ट्रांसफ़र हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि इस स्क्रिप्ट को वेबसाइट अपना ही पार्ट समझकर एग्जीक्यूट कर दे रही थी। लेकिन अगर इससे बचना है तो क्या करेंगे सर? बचने के लिए आगे और भी तरीके हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इंजेक्शन अटैक में हमने ये चीज़ जान ली कि यूज़र या हैकर यहाँ पे मलेशियस स्क्रिप्ट इनपुट करता है, जिसको वेबसाइट अपना ही पार्ट समझकर एग्जीक्यूट कर देती है। और बस होना क्या है फिर, वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वेबसाइट नहीं, यूज़र्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं वेबसाइट के गलतियों के कारण। और वैसे ही डोंट वरी, ये है अपने को आगे यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है, डर जाओगे तुम, इतने भारी भारी प्रैक्टिकल्स हैं। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, क्या तुम्हारे पास ट्राहैक में का अकाउंट है? क्या तुम सभी के पास? हाँ, बबसूट भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। जो बबसूट पेनड्राइव में मिला है वो प्रो एडिशन है, प्रोफेशनल एडिशन। लाइसेंस कितने टाइम, लाइफ टाइम तक है वो, है ना? ओके, जिनके पास नहीं होगा ट्राहैक में, प्लीज़ अकाउंट बना लेना, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है नीचे। यहाँ पे खास करके दिया गया है लैब सॉल्व करने के लिए। जो हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे या स्लो करेंगे, वो लैब के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कंसेप्ट समझ के लेंगे, देन लैब तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिया है। लेकिन अगर तुम नहीं कर पाओगे तो थोड़ी बहुत मैं मदद ज़रूर करूँगा वहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारे लिए टास्क है, डेफिनेटली ये टास्क है तुम्हारे लिए। कहा गया ये टास्क तुम्हें ही करना है वो चीज़ें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक क्या होता है सर? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, डेफिनेटली हमने इंजेक्शन अटैक समझ लिया, जिसमें हमने समझा कि मलेशियस स्क्रिप्ट डालते हैं। सेम तरीका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अंदर भी होता है। अब क्रॉस साइट मतलब एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजती है स्क्रिप्ट के थ्रू, स्क्रिप्ट के माध्यम से। जस्ट लाइक यहाँ पे
हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर स्क्रिप्टिंग में जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है जब वेबसाइट की बात आती है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अंदर भी हम जावास्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऐसे ऐसे पेलोड्स बनाते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी वेबसाइट की कुकीज़ को चुरा सकते हैं, उनके सेशन आईडीज़ को चुरा सकते हैं, या तो यूज़र को यहाँ से कहीं और भेज सकते हैं, अच्छी से बुरी जगह पे भेज सकते हैं, बुरी से अच्छी जगह पे भेज सकते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब ये एक्चुअली वर्क कैसे करती है, ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन है, लेकिन तुम्हें कुछ पेलोड दिखा देता हूँ। तुम्हें कुछ पेलोड दिखा देता हूँ जो अपने काम के हो सकते हैं। देख लो, ये पेलोड बस दिखाना एक शॉर्टकट है। चिट शीट। चिट शीट पता ना सभी को कि भाई चिट शीट क्या होती है। गिटहब वाले दिखाता हूँ। अब चीट शीट से मेरा मतलब है कि इतने सारे स्क्रिप्ट एक वेबसाइट के अंदर तुम लगा सकते हो जिनमें से कोई ना कोई तो लग ही जाएगी, या कहूँ तो सारी की सारी लग जाएगी। देखो ये सारी स्क्रिप्ट, तो एक छोटा सा डेमो है कि इतने सारे स्क्रिप्ट हैं, एक भी चल गई तो समझ लो डॉलर्स तुम्हारे पास आ गए। ठीक है, हाँ मतलब इतना भी हार्ड नहीं है इसको करना। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, ये चीट शीट बस आगे देखेंगे हमेशा। आगे मेरा मतलब हाँ जल्द ही देखेंगे। अरे है प्रैक्टिकली है ये, तो बस मैं थोड़ा थोड़ा थेरी समझा रहा हूँ। नीचे अपने को प्रैक्टिकल है, ये थेरी वाला पार्ट है। यहाँ पे टॉपिक का नाम खुद लिखा है कि इंट्रोडक्शन है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है। आगे में प्रैक्टिकल है अपने को। इफ़ यू थिंक कि सच में है या नहीं है तो तुम्हें दिखा दूँ, ये रहे भाई। ये पूरा अपने आप में एक लेक्चर लेता है 2 घंटे का, बहुत बड़ा टॉपिक है तो। ठीक है, फिर बॉबसूट की ट्रेनिंग, फिर डब्ल्यूपी स्कैन, फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, आईडॉर, प्राइस टेम्परिंग, मतलब तुम यहाँ से पैसे वैसे कैसे चेंज कर सकते हो, वो सारे कुछ देखेंगे अपन। ठीक है, तो है आगे में। और इसके अंदर ओएस टॉप 10 के अंदर ही हम एक्सरसाइज वगैरह सीख लेंगे प्रैक्टिकल, तो डोंट वरी। ये बस थेरी वाला पार्ट है लेसन नंबर 1, तो समझ के लो थोड़ा सा मतलब। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हो। और आज के लेक्चर में थेरी होगा सिर्फ, मेरे हिसाब से ज़्यादातर। या देखते प्रैक्टिकल पे। नेक्स्ट चीज़, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग थोड़ा बहुत देख लिया कि हम इसमें जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, और ऐसे इंजेक्ट करते हैं कि वो अपने सिस्टम में भी चलेगी, वो किसी और के सिस्टम में भी चलेगी, या तो वो हज़ारों लोगों के सिस्टम में एक साथ चलेगी। ऐसे इंजेक्ट करते हैं और ये इतना मस्त है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, देन आता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, यहाँ पे हम ऑथेंटिकेटेड यूज़र के नाम पर कुछ भयंकर चीज़ें कर देते हैं। जैसे कि मान लो मैं हैकर हूँ। ठीक है, मैं किसी यूज़र को टारगेट कर रहा हूँ जिसका ना एक बैंक अकाउंट है, बड़ा अच्छा सा बैंक अकाउंट है उसका। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है उसका ही अकाउंट है तो उसके पास पैसे वैसे सब कुछ है, उसके पास ही सब कुछ, पैसे वगैरह हर एक चीज़ है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ना उसके पैसे चाहिए, मुझे उसके पैसे चाहिए, और उसके लिए मुझे उसका अकाउंट चाहिए। और डेफिनेटली अकाउंट बैंक वालों ने सिक्योर करके रखा है कि नहीं भाई हम किसी को भी अकाउंट नहीं दे सकते। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको अपनी मलिशियस वेबसाइट के अंदर लेके आता हूँ। एक मलिशियस वेबसाइट, एक छोटा सा वेबसाइट जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसके ऊपर आते बराबर हैकर जो चाहे वो आपसे करवा सकता है। जब मैं उसको वेब सर्वर पे लेके आया, मैंने बोला कि यहाँ पे ना फ्री के सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, बस तुम्हें जो दिया गया सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना होगा, जिसको हम रैट कहते हैं अपनी भाषा में। लेकिन उसके लिए वो एक क्रैक सॉफ्टवेयर होगा, मेरे लिए वो रैट है, रैट जिससे पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। लेकिन उसके लिए वो बस एक क्रैक सॉफ्टवेयर है जिससे वो फ्री में सॉफ्टवेयर को चला पाएगा, बस। अब हैकर ने उसके सिस्टम में रैट इंस्टॉल करवा दिया, और बस, और होना क्या। अब हैकर उसके वेबसाइट में या उसके सिस्टम में घुस गया है, अब वो जो चाहे वो करवा सकता है। लेकिन लेकिन अब हैकर ने उसका सिस्टम एक्सेस लेने के बाद उसके सिस्टम से बैंक वालों को एक रिक्वेस्ट भेजी कि उसको एक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, लगभग पूरे के पूरे पैसे, जितने भी डॉलर्स वॉलर्स हो गए उसके पास, वो सारे के सारे उसको एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, और बिल्कुल
रिक्वेस्ट कहाँ से आई थी? रिक्वेस्ट आई थी उस यूज़र के सिस्टम में से। तो बैंक वालों को लगा कि भाई ये तो अपना ही बंदा है, ये तो अपना ही यूज़र है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो ओरिजिनल ही होगा। तो बैंक वाले बिना वेरिफिकेशन के पे कर देते हैं। वेरिफिकेशन से मेरा मतलब जैसे नॉर्मली पे करना ही है एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र को, वैसे पे कर देते हैं, क्योंकि उनको तो यही लगता है ना कि यूज़र ने रिक्वेस्ट करी है, हैकर ने थोड़ी करी है, यूज़र ने करी है, तो वो पे कर देते हैं। लेकिन ये रिक्वेस्ट बनाता कौन है? हैकर। और ये बनती कैसी है वो जल्द ही हम जानने वाले हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे ना ही हम सिर्फ बैंक अकाउंट, तुम उनके इंस्टाग्राम अकाउंट तक को एक्सेस ले सकते हो। लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लॉगिन यूज़र ही चलता है। जिसका पहले कभी अकाउंट होगा ही नहीं उसके ऊपर ट्राई करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें कुकीज़ के ऊपर चलेगी। कुकीज़, हाँ, कुकीज़ सभी को याद है। कुकीज़ क्या करती है? डेटास को रखती है, लॉगिन पासवर्ड वगैरह को अपने पास सेव रखती है। पासवर्ड नहीं, लॉगिन क्रेडेंशियल्स को अपने पास सेव रखती है, सेशन आईडीज़ को सेव रखती है। तो इसीलिए हम जब यूज़र से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सेशन आईडी जाती है, और सेशन आईडी तो यही बताती है ना कि यूज़र ओरिजिनल है कि फेक है करके। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यूज़र के सिस्टम में से जा रही है तो बैंक को पता है कि ये तो ओरिजिनल बंदा है, तो पे कर देंगे। लेकिन अगर मैं खुद रिक्वेस्ट भेजता तो मेरी सेशन आईडी अलग होती, और बैंक को पता चल जाता तो मुझे पहले रिजेक्ट कर देते, पहली बार में रिजेक्ट कर देते। ठीक है, ये प्रैक्टिकल काफ़ी इंसेन होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ आती है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। ये थेरी है, हाँ ये थेरी है। अब क्यों, समझते हैं। ब्रोकन मतलब टूटा फूटा, ऑथेंटिकेशन मतलब जस्ट लाइक लॉग इन करना। ऑथेंटिकेशन जैसे कि एक एडमिन है, सिस्टम पे दो यूज़र है, सिस्टम पे दो यूज़र है, एक एडमिन है और दूसरा नॉर्मल यूज़र। एक एडमिन है, दूसरा नॉर्मल यूज़र। ठीक है, अब बढ़िया से मैं एक वेबसाइट चला रहा हूँ, एक वेबसाइट चला रहा हूँ, ठीक है। अब होता ये है कि मैं वेबसाइट में थोड़े बहुत चेंजेस कर देता हूँ। थोड़े बहुत चेंजेस मतलब कि यहाँ पे यूआरएल लिखा होगा, यूआरएल लिखा होगा कि https attacker.com समथिंग कुछ ऐसा लिखा होगा, और आखिरी में लिखा होगा यूज़र इज इक्वल्स टू मेरा नाम, यूज़र इक्वल्स टू मेरा नाम लिखा होगा। ठीक है, कि मैं कौन हूँ? यूज़र हूँ, नॉर्मल सा यूज़र जो इस वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, एक वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैं सोचा कि भाई अगर मैं यहाँ पे एडमिन लिख दूँ तो क्या मैं एडमिन बन पाता हूँ क्या? और अगर मैं एडमिन लिख दूँ तो मुझे पहली बात बोलना चाहिए कि नहीं, आप एडमिन नहीं बन सकते। ठीक है, क्योंकि ये गलत है, आप एडमिन नहीं बन सकते, आपको लॉगिन करना होगा। लेकिन जैसे मैंने एडमिन पे चेंज करा, सरप्राइजिंगली मैं एडमिन बन गया। क्यों? कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं, ना ओटीपी ना पासवर्ड, कुछ नहीं, बस मैंने एडमिन लिखा और मैं एडमिन बन गया। और ये होता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में। सिंपल, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में यहाँ पे लॉगिन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, जिसे हम बाईपास भी कर सकते हैं या तो ब्रूट फोर्स से लॉगिन भी कर सकते हैं, या सिंपली कहूँ तो थोड़े बहुत पैरामीटर्स को चेंज करके भी हम एक्सेस कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा आसान है ढूंढना। हाँ, आसान है ये ढूंढना। अरे स्टूडेंट्स भागना शुरू कर दे रहे हैं। क्यों भाई? चीज़ें सिर के ऊपर से जा रही है, तो फिर इसको स्किप करके प्रैक्टिकल पे नहीं बढ़ सकता ना मैं, वही तो दिक्कत है, इसको स्किप करके प्रैक्टिकल पे नहीं बढ़ सकता। लेकिन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, अनवैलिडेटेड रिडायरेक्शन एंड फॉरवर्ड, ये देखने वाले हैं हम। तो ओएस टॉप 10 पे आते हैं फिर, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल होने ही वाला है, तो ओएस टॉप 10 से शुरुआत ही कर देते हैं इन चीज़ों की। अब ओएस टॉप 10 के अंदर ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड ऐसे ही होता है क्या? हाँ, वो भी होता है। इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म पे एक्सेस वल्नरेबल है, हाँ होता है क्या? हुआ है ऐसा, बहुत बार होता है। यूज़र हैकर कैसे ना कैसे करके ढूंढ के निकाल ही लेते हैं, और अगर उन्होंने निकाल लिया तो ऑब्वियस सी बात है उसी चीज़ के उनको पे किया जाता है। ऐसे थोड़ी दे देंगे किसी को भी। चलो, अब ओएस टॉप 10 को हम प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल देखते हैं इसको, थेरी क्या ही रखा है। ठीक है, डेफिनेटली ओएस टॉप 10 का फुल फॉर्म है ओपन वेब वल्नरेबिलिटी सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ओके, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है, वल्नरेबिलिटी शायद ओएस का मैंने कह दिया।
ठीक है, अब होता क्या है, वेब एप्लीकेशन मतलब तुम्हारी वेबसाइट, ठीक है, उसको सिक्योर करने के लिए एक अलग सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। किसने बनाया, किसने बनाया, वो फर्क नहीं, लेकिन इसके अंदर ऐसी टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ है जो हमेशा आती है, ठीक है, और ये हर साल में बदलती रहती है। 2021 की अलग थी, 2022 की अलग है, 2023 की अलग है, 2024 की अलग है, 2025 की अलग है। लेकिन इसमें अलग क्या होता है, वो मेन चीज़ है, इसमें बस दो से तीन चीज़ें ही अलग अलग हो सकती है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें सेम होती है। इसीलिए इसे हर एक हैकर को पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंजेक्शन भी आता है, इंजेक्शन हर एक वेबसाइट में लग जाता है। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, जो डेटा को सिक्योर रखते हैं वो एक इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो गलत इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो डेटा वल्नरेबल हो सकता है, वो चीज़ हम जानेंगे, तो ये भी ज़रूरी है। इनसिक्योर डिज़ाइन, वेबसाइट डेवलपर्स खुद को आसान बनाने के लिए, वेबसाइट को इजीली बनाने के लिए कुछ चीज़ों को बना के रखते हैं अपने फ़ायदे के लिए, शॉर्टकट्स, लेकिन उस शॉर्टकट्स को हटाना भूल जाते हैं, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस, जो हैकर उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। और वैसे ही वल्नरेबल आउटडेटेड कंपोनेंट्स, एक वेबसाइट को चलाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। एक बार अपने माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करके देखना, अपने माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करके देखना, तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि कितने सारे कंपोनेंट्स वो चलाते रहता है। वेबसाइट तो चलाती है लेकिन कितने सारे कंपोनेंट्स भी वो चलाता है, ठीक है। और वैसे ही एक वेबसाइट को चलाने के लिए भी कंपोनेंट्स लगते हैं बहुत सारे, जैसे एक्सटेंशंस हो गए, वेबसाइट को चलाने के लिए एक्सटेंशंस चाहिए, प्लगइन्स चाहिए, है ना, प्लगइन चाहिए, सर्वर्स चाहिए, वेब होस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए, न जाने कई सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें एक वेबसाइट को चलाने के लिए चाहिए। अब इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और ऑब्वियस सी बात है उनमें से कोई ना कोई चीज़ वल्नरेबल हो ही जाती है, हो ही जाती है, ध्यान रहता नहीं है, तो एक ना एक वल्नरेबल हो ही जाती है। कभी कभी उसका अपडेट छूट जाता है, तो कभी कभी उसको कभी अपडेट किया ही नहीं होता, डेवलपर्स मिस्टेक्स करते हैं और वही चीज़ का हैकर्स फ़ायदा उठाते हैं। आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन फेलियर, जिसमें हम ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स को छेड़ के जस्ट लाइक लॉग इन कर पाते हैं, टोकन्स को हाईजैक कर लेते हैं, सेशंस को अपने हिसाब से चेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स में होती हैं। और क्यों ना इसको प्रैक्टिकली देख लें, इसको प्रैक्टिकली देख लें। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, अगर कोई वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो डेटा ब्रीच हो सकते हैं, डेटा लीक हो सकते हैं। बात सही है, बात सही है। बिजनेसेस का जो भी ट्रस्ट होता है, जो आपस में डेटा शेयर करते हैं, उनका ट्रस्ट टूट सकता है कि भाई ये वेबसाइट वल्नरेबल है, कौन जाएगा। अगर कल को जाके मैं कहूँ कि ड्रॉप की वेबसाइट वल्नरेबल है, तो क्या तुम लॉगिन करोगे? नहीं सर, हम तो नहीं करेंगे। तो फिर तुम्हारा भरोसा नहीं रहेगा। यही चीज़ वेबसाइट्स के अंदर भी होती है, जब कोई वेबसाइट्स वल्नरेबल होती है तो उसके बिजनेस के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और वेबसाइट डिफेसमेंट का मतलब कि कोई हैकर उसको हैक कर लेता है और यहाँ पे ऐसा पॉपअप बनाता है, वो नहीं क्या, कंपनी आजकल के बड़े बड़े साइबर वॉर्स होते हैं तो वो लिखते हैं कि हैक बाय दिस हैक्ड बाय समथिंग समथिंग, जो भी वो नाम लिखते हैं ताकि जस्ट बता सके कि तुम्हारी वेबसाइट हैक हो चुकी है करके, होती है ऐसी। और अगर वेबसाइट्स इस्तेमाल कर रहे हो और उनके प्रोटोकॉल्स का फॉलो नहीं करते, जैसे जीडीपीआर का फॉलो, अगर इंस्टाग्राम लोगों का डेटा प्राइवेट नहीं रखती है, उनको पब्लिक करती है, तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपीआर के द्वारा उसके ऊपर लीगल केसेस हो सकते हैं, लेकिन वो सभी के डेटा को प्राइवेट रखती है, इसलिए उसके ऊपर कोई केसेस नहीं हुआ। हिप्पा, ये हमने देखा था हॉस्पिटल के लिए, देखा था हमने हिप्पा, ठीक है। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो एक वेबसाइट के डैमेज होने पे होती है। इसीलिए बग बाउंटी प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, जिससे वेबसाइट्स के ऊपर बग्स ढूंढे जाते हैं और उनको पे किया जाता है। क्या, अगर हैकर ही वेब डेवलपर हो गया तो सिक्योरिटी अच्छी होगी? देखा जाए तो कह भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, देखा जाए तो कह भी सकते हैं। बॉम्ब अटैक क्या होता है? वो एक प्रकार का मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ सेंड करना होता है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें सेंड कर देना किसी को भी। एसएमएस बॉम्बिंग, कॉल बॉम्बिंग, ऐसा सुना होगा आपने। थेरी स्किप होगी क्या आज?
थ्योरी तो हो गया, थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो प्रैक्टिकल में थ्योरी कवर अप हो ही जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिकल में थ्योरी कवर अप हो ही जाएगा। ये बस इंट्रोडक्शन वाला ही पार्ट था जिसमें हम देखने वाले हैं कुछ सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल्स, बॉबसूट जैसे, ज़ैप ज़ैप जैसे, निक्टो, कोड एनालाइज़र, ये टूल भी है। और यहाँ पे तुम्हारी आंखों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी कि भाई अगर तुम्हें कोडिंग आती है तो बहुत ईजी लगेगा, और अगर नहीं आती है तो सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। बाकी कुछ टूल्स भी है हमारे पास, लेकिन इसकी हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये तुम्हारे लिए बस लिखा गया है नोट्स के तौर पे कि भाई फ्यूचर में अगर तुम ज़्यादा सीखना चाहते हो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो मेन चीज़ है हम देखने वाले हैं ये तीनों चीज़ है जो प्रैक्टिकल देखेंगे। इसको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, तुम्हारे लिए, ताकि तुम खुद से उस कोड को एनालाइज कर पाओ। बेस्ट हो जाएगा ना, किसी के भरोसे पे रहने से बेहतर। बस अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो ये लैब को सॉल्व करना है। लैब के लिंक मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। आ जाओ भाई, लैब को आ जाओ। लैब ओपन करो सभी के सभी, हो जाए तो डन लिख देना। एसएमएस बम्बर लिखा होता है। अच्छा, अभी तक टोटल कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, उनके नाम क्या है, एक बार प्लीज। अभी तक कि हमने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करे, बबसूट इस्तेमाल करा है, वायर शार्क करा है, प्लेट डॉट जी करा है, और पता नहीं। मॉडल नंबर 5 चल रहा है मैं कभी। एनमैप भी करा है, यस एनमैप भी करा है। और कुछ है? नहीं, इतना ही है अगर फिर। चलो, अब आते प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, रैड भी करे हैं, यस रैड करे हैं हमने। अरे हाँ, हम तो मॉडल नंबर 5 में चल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें करके रखी हैं देखा जाए तो। और वो मैंने हटा दिया यहाँ से। नाइस, देखा जाए तो हमने काफ़ी कुछ करा। एंड्रॉयड हैकिंग के लिए हाँ बहुत कुछ करा है, एम एस एफ वेनम, विंडोज़ डिफेंडर बाईपास, बहुत कुछ करा है, तो इसमें तो कवर अप हो ही गया होगा। ओपन कर लीजिए। जेनमैप नहीं करा था, जेनमैप वो इंस्टॉल करना था दोस्त, वो करा तो था जेनमैप। ये क्या जेनमैप, इसको करा तो था। ईमेल है दोस्त उनका, जीमेल है उनका, तो जीमेल पे कर लो आप मैसेज फिलहाल के लिए। स्नॉट आईपीएस वो होने का है, वो होने का है, वो इसी इसमें है, सेशन में। एक सेकंड, क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, क्या कहा तुमने? नॉट आईपीएस आईडीएस? वाह वाह वाह, मैं एक बार के लिए डर गया था कि मैंने करवाया नहीं करके। हो गया ये भाई, ये हो गया है, बहुत पहले हो चुका है ये। नॉट आईपीएस, मैं सच में एक बार के लिए डर गया था कि भाई हमने करा भी है कि नहीं करा है, लेकिन याद आ गया कि मैंने करा है। उबंटू पे करा है, या कहूँ तो दूसरे सिस्टम पे करा है। व्हाट्सएप पे रिप्लाई क्यों नहीं देते सर? सर बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है दोस्त, सभी को रिप्लाई देते रहते हैं, उसमें से हो सकता है कभी आपका नाम ऊपर नीचे हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे, जहाँ तक मुझे पता है ऐसे ही होता है। स्नॉट राजगुरु में नहीं हुआ था शायद। ऐसा है तो फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा उस चीज़ की। ठीक है, एक बार मैं चेक करके रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा उस चीज़ की। बस मुझे बता देना सबको रिक्वायरमेंट होगी तो, वरना अगर किसी स्पेसिफिक को चाहिए तो स्पेसिफिक मैसेज कर देना, मैं उनको भेज दूंगा। ठीक है, चलो अब इस लैब को सॉल्व करते हैं। क्या है इस लैब में, कैसी ये लैब, पता चली जाएगा। और मैंने इस लैब को जानबूझ के पूरा सॉल्व नहीं करा है। इससे पहले हर एक लैब में इसी लैब को मैं सॉल्व करता हूँ। हाँ, यही लैब को मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। लेकिन जो काम का है वो अपन पढ़ते हैं। जैसे शुरुआत में हमें क्या पढ़ना है? शुरुआत में हमें पढ़ना है इंजेक्शन को, नहीं, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल को। तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल यहीं पे दिया गया है। अच्छा हाँ, वैसे एक और चीज़, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल को ना हम शॉर्ट फॉर्म में आइडोर भी कहते हैं। आइडोर, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे देखो देखो देखो, यहाँ पे यूज़र का नाम लिखा है, यूज़र आईडी, यूज़र आईडी दो, यूज़र आईडी मैंने अपना नाम डाल दिया, तो अब किसका अकाउंट दिखेगा? ऑब्वियस ही बात है कि मेरा मेरा ही अकाउंट दिखेगा क्योंकि मेरा यूज़र आईडी है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ यूज़र आईडी, थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देता हूँ यहाँ पे, और लिखता हूँ एडमिन, तो अब मुझे किसका अकाउंट दिखेगा? एडमिन का दिखेगा, अकाउंट एडमिन का। हाँ, ओके, अगर मुझे अकाउंट नहीं दिखता तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली किसी एडमिन का अकाउंट सिर्फ नाम लिख के ही देख पा रहा हूँ, बिना ओटीपी, बिना पासवर्ड के, तो इसे हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कहते हैं।
कि टूटा फूटा एक्सेस, टूटा फूटा ऑथेंटिकेशन, ना चेक कर रहे, ना वेरीफाई कर रहे, ये भी चेक नहीं करा कि मैं कौन हूँ। इसने डायरेक्टली एडमिन लिखते बराबर एडमिन दे दिया। और सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर अपने सिस्टम में एडमिन लिखेगा तो वो एडमिन पेज को एक्सेस कर पाएगा। इतनी भयंकर ये वल्नरेबिलिटी है। तो इसको ही देखना है अपने को, ठीक है। और डेफिनेटली दोस्तों इसको हमें प्रैक्टिकल करना है, तो जल्दी से आ जाओ इसके ऊपर। और इनके पास प्रैक्टिकल स्टफ भी मौजूद है, ठीक है। प्रैक्टिकल करते तुम्हें ऐसे ही चीज़ें समझ आ जाएगी, एकदम यू समझ पाओगे तुम कि आइडोर दिखता कैसा है, होता कैसा, समझ में आ ही जाएगा। तो आ तो जाओ पहले इसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आ जाओ। और जैसे वेबसाइट के ऊपर आ गए, अब करना क्या है भाई, अब मशीन को ऑन करना है। अच्छा, मशीन को भी ऑन करना होता है किन क्या, ओके। चलो इनके मशीन को ऑन करना होगा हमें। सो डेफिनेटली मशीन को ऑन करना होगा। और ट्राई हैक में की लिंक भेजिए। मुझे बताओ तुम में से किन किन लोगों के पास सच में ट्राई हैक में है ना, तो इसका मतलब तुमने इस्तेमाल करा भी होगा ट्राई हैक में। मुझे सेटअप करने की ज़रूरत ना पड़े इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, वरना मुझे सेटअप वगैरह बताना होगा फिर। कि ये तो बेसिक सी चीज़ है, यहाँ से तुम सेटअप देख ही पा रहे हो, यहाँ पे लिखा भी है कि अगर तुमको सेटअप करना तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेटअप कर लो जिन्होंने सेटअप नहीं करा है। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि ट्रैक में कर लेना ज़रूर, एंडिंग एंडिंग में, ठीक है। तो प्लीज़ कर लो इससे इंस्टॉल, ये आगे बहुत काम पड़ने वाला है अपने को इसका, ठीक है। मशीन होने में टाइम लग रहा है, यस, उसमें टाइम लगता है दोस्त, 1 से 2 मिनट टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा मैंने स्टार्ट ही नहीं करा, नाइस। तो मैंने स्टार्ट कर दिया मशीन को और ये मशीन शुरू हो गई। ये रही मशीन शुरू हो गई। अब जैसे मशीन शुरू होती है ना, आपको थोड़ी देर में, जस्ट विद इन 2 से 3 मिनट में आईपी एड्रेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आईपी एड्रेस जो हमारी टारगेट की मशीन होती है, जिसके ऊपर हम हैकिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली उसको कनेक्ट करने के लिए हमें ओपन वीपीएन चाहिए होगा। तो जिनके पास ओपन वीपीएन नहीं है, इस लिंक के ऊपर आ जाओ, अपना अकाउंट बनाओ। मैंने 3 से 4 बार कह दी कि प्लीज़ बना लो जिनके पास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। हाँ जी बिल्कुल, इसका इस्तेमाल करना है। और अगर तुम चाहते हो तो एक बार 1 घंटे के लिए तुम इनका अटैक बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बस अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, बस 1 घंटा ही चलेगा, 2 घंटा नहीं, एक ही घंटा चलेगा वो, ठीक है। आपको ओपन वीपीएन का इस्तेमाल करना है दोस्त, ठीक है। मशीन स्टार्ट होने में 2 से 3 मिनट लेता है। अब जैसे मेरी मशीन चालू हो गई, एंड यू कैन सी यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस देख पा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे, मैंने तुम्हें एक लिंक दिया है यहाँ पे, ये लिंक दिया है एक्सेस वाला, ठीक है। इसके ऊपर जाओ, यहाँ पे तुम्हें फाइल देखने को मिलेगा, बस डाउनलोड कर लो। क्या करना है, डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लो। जैसे डाउनलोड करोगे तो एक फ़ाइल डाउनलोड होगी ओपन वीपीएन नाम से। क्या कहा, एक फ़ाइल डाउनलोड होगी ओपन वीपीएन नाम से, कुछ ऐसी सी दिखेगी वो फाइल, कुछ ऐसी सी वो फाइल दिखेगी। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो यू कैन सी, दिखी फाइल, ओपन वीपीएन वाली फाइल, ये रही। तुम इसको डाउनलोड करोगे, तुम्हारा नाम आएगा और ओपन वीपीएन आएगा, तुम्हारा नाम ओपन वीपीएन आएगा, ठीक है। अब करना क्या है सर, इस फाइल को कॉपी करो और अपने लिनक्स में पेस्ट कर दो, ठीक है। लिनक्स में उसको डाउनलोड कर लो, बेसिकली कहो तो, बेसिकली कहो तो लिनक्स के अंदर उसको डाउनलोड कर लो भाई, ठीक है। जैसे तुम डाउनलोड करोगे, मतलब कॉपी पेस्ट करोगे, तो तुम्हारे लिनक्स के अंदर वो फाइल आ जाएगी। लेकिन तुम सभी का कॉपी पेस्ट हो गया क्या लिनक्स के अंदर, वो मेन चीज़ है, हुआ? तो आगे बढ़ता हूँ मैं। बाद में किया चलेगा, ये तो और अच्छी बात है कि आप अब समझ लो कि मैं प्रैक्टिकल कैसे कर रहा हूँ। लेकिन आप सब लोग उसे बाद में ज़रूर करना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने आज तक कभी करा ही नहीं है तो उनको 15 से 20 मिनट लग जाएगी, और उतना मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं 15-20 मिनट तुम्हें सेटअप पे लगाऊँ, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा 2 मिनट में हो जा रहा है, 3 मिनट में या 5 मिनट में हो जा रहा है, अभी कर लेते फिर, ठीक है, अभी कर लेते। वरना फिर इसको बाद में तुम स्टॉप करके देख सकते हो, वैसे भी संडे ही तो है, तो स्टॉप कर करके भी देख सकते हो।
हाँ वो बेस्ट रहेगा। अभी के लिए चीज़ों समझते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है दोस्तों। मैं कहता हूँ ना, ज़्यादा ये जो पहला टॉपिक है ना आइडोर, इतना ज़्यादा सिंपल है कि कोई भी कर लेगा। मैंने मशीन चालू कर ली तो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। बस उस फाइल को कॉपी पेस्ट करा, ये फाइल मेरे सिस्टम के अंदर आने के बाद कुछ ऐसी सी चमकेगी, ऐसी सी चमकेगी, ये रही वो फाइल, चमकती हुई फाइल, ओपन वीपीएन वाली फाइल। बस इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे टर्मिनल पे जाना होगा। ये टर्मिनल को मैंने करा ऑन, ये टर्मिनल खुल गया, और यहाँ पे मेरी फाइल का नाम तुम देख पा रहे हो, ओपन वीपीएन मेरे फाइल का नाम है। इसको कनेक्ट करने के लिए sudo ओपन वीपीएन, sudo ओपन वीपीएन और वीपीएन का नाम, ठीक है, और अपना पासवर्ड डाल देना। अब बोलोगे सर मेरे पास तो ओपन वीपीएन है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा? तो आप sudo apt इंस्टॉल ओपन वीपीएन कर सकते हो, ठीक है। आप sudo apt इंस्टॉल ओपन वीपीएन कर सकते हो, जिससे आपका ओपन वीपीएन इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास पहले से ही था तो ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया, ठीक है। बस फाइल को चला और बस हो गया, ये स्टार्ट हो गया। इनिशियलाइज सीक्वेंस कंप्लीट अगर दिखा रहा है, इसका मतलब तुम्हारा वीपीएन कनेक्ट हो गया। ये वीपीएन है ट्राइहैक वालों का। मैंने कहा था ओपन वीपीएन, लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा भी था, तो हम इसीलिए ट्राइहैक पे ओपन वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सिक्योर भी है और फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो बस मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। कंफर्म करने के लिए दो दबाए, नहीं, कंफर्म करने के लिए यहाँ पे हमें लिखना होता है 10.10.10.10, ये आईपी एड्रेस है, ये लिखना होता है हमें। अगर ये लोड हो जाता है, कनेक्शन सक्सेसफुली लिखा हुआ आता है, तो हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम इस पेज को देख पा रहे हो, इफ़ यू कैन सी दिस पेज, तो इसका मतलब आप सब कनेक्टेड हो चुके हो ट्रैक में के साथ। और ये रही तुम्हारी आईपी एड्रेस। कहाँ है भैया आईपी एड्रेस? अच्छा ये रही आईपी एड्रेस। ओके, मतलब सक्सेसफुली हम कम कम कंप्लीट नहीं, कनेक्ट तो हो गए। अब क्या करना है सर? नेक्स्ट चीज़ क्या है? वो है आईपी एड्रेस को कॉपी करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए, पेस्ट करने के लिए विंडोज़ टू काली। हाँ हाँ, वही वही, ड्रैग एंड ड्रॉप करो या कॉपी पेस्ट करो, सेम ही है दोस्त। बस आपको वो फाइल पहुंचानी है लिनक्स की तरफ, या लिनक्स में भी लॉगिन कर सकते हो, लिनक्स में भी लॉगिन कर सकते हो, बेस्ट होगा। लेकिन थोड़ा सा लिनक्स लैग करेगा, क्योंकि वर्चुअल मशीन है तो लैग तो करेगी, इसलिए मैंने डायरेक्टली विंडोज से करा। जो भी हो, आईपी को कॉपी करता हूँ, कॉपी करा, लिनक्स के अंदर इसको पेस्ट करता हूँ, एंटर। अब और कुछ नहीं करना, बस लॉगिन करा, पेस्ट करा। अब क्या करना है मुझे? अब जो भी करना है ट्रैक में वाले खुद बताएंगे कि क्या करना है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालो, ये तो मुझे यही लोग बताएंगे क्या है करके, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो हम कर रहे हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, ये रही ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की लिंक। डेफिनेटली यहाँ पे चैलेंज है, इन्होंने बताया है कि तुम कैसे इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कैसे करना है सिखाया गया है, तो हमें वही जानना है। मैंने कहा था, फिर से कह रहा हूँ, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल या आइडोर में हम पैरामीटर को चेंज करते हैं। तो आईडी नंबर 1000 जितना भी है, 111, इसके अंदर इतने सारे पैसे हैं, इतने से पैसे हैं, इसका नाम है जेसन। लेकिन अगर मैं इस पैरामीटर को चेंज करके 111 के जगह 222 भी कर दूंगा, तो मैं किसी और का अकाउंट एक्सेस कर लूँगा। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, तो बस ये एक वल्नरेबिलिटी है। तुम कहोगे कि सर इतने से करने से एक वल्नरेबिलिटी मिल जाएगी, तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, और ये सच में बहुत ही क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है। जैसे कि मैंने बस वैल्यू को चेंज करा, और मैं किसी दूसरे के अकाउंट को देख पा रहा हूँ जो कि मुझे एक्सेस नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको ऐसा समझो, इसको ऐसा समझो, इंस्टाग्राम से लेते हैं, इंस्टाग्राम से समझते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जब भी तुम लॉगिन करते हो, तो वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता है, http://instagram.com प्रोफाइल, ठीक है। और प्रोफाइल का नाम टेस्टर 1, ऐसा होता है, जिससे हमें एक प्रोफाइल दिखती है, एक ऐसी प्रोफाइल दिखती है जहाँ पे लिखा होता है कि टेस्टर, टेस्टर उसका नाम है, टेस्टर 1 उसका यूज़र नाम, यूज़र नेम है, ठीक है।
और डेफिनेटली तुम उसके लॉगिन उसके अकाउंट में आ चुके हो, उसके अकाउंट में हो तुम उसके अकाउंट में मैसेजेस पढ़ सकते हो क्योंकि तुम्हारा अकाउंट है, टेस्टर का अकाउंट है। मैसेजेस पढ़ सकते हो और भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे टेस्टर का नाम चेंज करके यहाँ पे टेस्टर 1 के जगह टेस्टर 2 लिखता हूँ, टेस्टर 2 लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी दूसरे के अकाउंट में लॉगिन हो जाऊँगा, बिना पासवर्ड के, बिना किसी ओटीपी के मैं किसी दूसरे के सिस्टम में लॉगिन हो जाऊँगा, जो कि बहुत खतरनाक बात है। तुम चाहो तो अपने किसी भी दोस्त का नाम डाल के भी उसमें लॉगिन कर सकते हो बिना पासवर्ड के। अगर ऐसा होता है तो इसी चीज़ को ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कहते हैं, टूटा फूटा एक्सेस, कि भाई बिना पासवर्ड के दूसरे के अकाउंट में लॉगिन कैसे हो जा रहा है। यही तो है। बस तुम अगर अकाउंट नंबर 3 करोगे तो किसी तीसरे के अकाउंट में चले जाओगे बिना अकाउंट पासवर्ड के और उसके मैसेजेस पढ़ पाओगे। इतनी भयंकर चीज़ है। और यही चीज़, सेम कंसेप्ट ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर भी है जब बात है बैंक अकाउंट की या किसी लॉगिन की। तो अब समझे कि ब्रोकन क्यों कहते हैं, इसे टूटा फूटा क्यों कहते हैं, टूटा फूटा क्यों कहते हैं, ठीक है। क्लियर है अब, या प्रैक्टिकली दिखाओ पहले। क्लियर है कि प्रैक्टिकली दिखाओ? आ जाओ भाई, प्रैक्टिकल पे आ जाओ। सिंपली समझो तो, अरे खुद ही नॉर्मल समझो ना उसको, कि बिना लॉगिन पासवर्ड के अगर मैं किसी के अकाउंट को देख पा रहा हूँ तो ये वल्नरेबिलिटी है, सिंपल। ये एक वल्नरेबिलिटी है, सिंपल है। अब दिखा दो कैसे दिखता है करके एक्चुअली, प्रैक्टिकली, यस प्रैक्टिकल देखते हैं। तो इन्होंने मुझे एक वेबसाइट की लिंक दी गई है, दिया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि ये अपना यूज़र नेम है और ये अपना पासवर्ड है। तो दोनों चीज़ दी है, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों दिया है। तो मैं उसमें लॉग इन कर लेता हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड है टेस्ट, टेस्ट 1 2 3 4, ये पासवर्ड है, ठीक है। ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि ये मेरा पासवर्ड क्या है करके। ये टेस्ट 1 2 3 4 मेरा पासवर्ड है। और डेफिनेटली, ओ नाइस, क्या पासवर्ड सही डाला था मैंने, टेस्ट 1 2 3 4। ओके, अब मैं लॉगिन हो गया, अब मैं लॉगिन हो गया, ठीक है। ये मेरे अकाउंट का डेटा है, ठीक है। अब जो वल्नरेबिलिटी होती है ना, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तुम कैसे पता लगा पाओगे? तो तुम्हें पता लगाने के लिए यहाँ पे ना पैरामीटर दिख रहे होंगे, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे देखो क्या लिखा है। इसको मैं थोड़ा जूम इन करके यहाँ पे टाइप करता हूँ। यहाँ पे लिखा है नोट आईडी इक्वल्स 1। मतलब किसी का तो डेटा है, जस्ट लाइक वो नहीं कि आजकल के हम जब किराना दुकान में जाते हैं, किराने दुकान में जाते हैं, तब हम नोट्स बनाते हैं कि हाँ भाई इतना इतनी चीज़ें लेके आनी है। एक पाव सांभर, एक पाव सांभर थोड़ी आता है, हाँ आता तो है, ठीक है। फिर टमाटर कितने चाहिए, आ, फिर वैसे शिमला मिर्च कितने चाहिए, हम सब कुछ लिख के रखते हैं कि हमें तो इतना चाहिए, उतना ये चाहिए, नोट्स बना के रखते हैं। वैसे ही ये मेरे अकाउंट में मैंने नोट्स बना के रखे, मैंने नोट्स बना के रखे। और ये मेरे अकाउंट का तुम आईडी देख पा रहे हो कि एक मेरे अकाउंट का नाम दिया है 1, आईडी है। तो इसका मतलब चांसेस है कि 2 भी एग्जिस्ट करता होगा, 3 भी एग्जिस्ट करते होंगे और 0 भी एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि 1 तो मेरा अकाउंट है ना, ये तो मेरा अकाउंट है, बाकी लोगों का भी तो अकाउंट होगा। तो क्या मैं उनके अकाउंट को देख पाता हूँ क्या बिना पासवर्ड के? बस यही मुझे देखना है। तो मैंने कुछ नोट डाउन करके रखा है कि मुझे 2 कैरेट्स लेने हैं, 2 पोटैटो लेने हैं, 2 चीज़ लेने हैं और बहुत सारे चॉकलेट्स लेने हैं बर्थडे पार्टी के लिए। हाँ, कच्चा चिवड़ा बनाना है मुझे, ठीक है, बस। लेकिन मेरे जैसे कोई और भी हो सकता है, तो मैं अकाउंट के आईडी को चेंज करके देखता हूँ। अगर मैं किसी के डेटा को एक्सेस कर पा रहा हूँ तो ये वल्नरेबिलिटी है, तुरंत में जाके तुम इसको रिपोर्ट कर दो। इसके बग्स, ये बग्स, इसके बाउंटी बहुत हाई अमाउंट में मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये डेमो है, डेफिनेटली ये छोटा सा डेमो है, तो यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा फील नहीं होगा। लेकिन जब बात रियल वेबसाइट्स पे आती है तब ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो बस, मिल गया तो बता दो क्या है। अच्छा समझा नहीं मैं तुम्हारी भाषा, कोई बात नहीं। नोट नंबर 2, इसको एंटर करा और इसको सर्च करता हूँ।
अब ये अलग आ गया, ये किसी और का डेटा है, ये किसी और का डेटा है, पता नहीं कौन है, लेकिन देखने से लग रहा है कि ये सोफ़ी का है। ठीक है, ये सोफ़ी का है, जहाँ तक पढ़ पा रहे हो तो। ये मेरा डेटा नहीं है, और डेफिनेटली मैं किसी दूसरे के अकाउंट में आ गया, और ऐसे ही करके मैं किसी और कितने अकाउंट्स को देख सकता हूँ। अगर मैं एक अकाउंट को देख सकता हूँ तो मैं और कितने अकाउंट को देख सकता हूँ, क्योंकि लोग आजकल अपना पासवर्ड भी नोटपैड में सेव रखते हैं, कहीं भूल ना जाए इसलिए। तो मैं किसी और के अकाउंट को भी देखता हूँ, ऐसे कितने सारे हैं मुझे नहीं पता, तो मैं एक एक करके सभी को देखता हूँ कि उनके डेटा क्या क्या हो सकते हैं। यू आर नॉट सपोज टू सी दिस नोट, मतलब तुम इस नोट को नहीं पढ़ने चाहिए थे, तुमने इस नोट को नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो तुम सही जा रहे हो। इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, हम किसी दूसरे के अकाउंट को देख पा रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ के देखते हैं। आईडी नंबर 4, आईडी नंबर 4 पे एक और अकाउंट है जिसका नाम है मार्क, मतलब एक मार्क नाम का यूज़र है। उसने 2022 का रिजोल्यूशन सेट करके रखा है कि उस अगले साल का क्या प्लान है, जैसे हर व्यक्ति करता है, अगले साल में पहले महीने जिम जाता है, मतलब सोचता है तो है आखिर में, फिर जाता है जिम फॉर रियल। ओके, और कितने यूज़र हो सकते हैं? 5 के 5 पे ये लोड ले रहा है। ओके, हो गया, लोड हो गया। हिंट, हिंट इन्होंने हिंट दी है कि जो नोट होता है वो 1 से शुरू हुआ है। अच्छा, तो ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए है कि जो नोट्स की आईडी है ना, मतलब इसको बोल रही है, ये यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। ये जो आईडी है ना, ये 1 से शुरुआत हुई थी, तो चांसेस है कि ये 1 से कम भी हो करके, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, तो चांसेस है कि कम भी हो करके। तो बस अगर हम 1 से नीचे जाए तो क्या होता है, अगर मैं आईडी 0 लिख दूँ, अगर मैं आईडी 0 लिख दूँ, 1 के नीचे 0 ही आता है, नीचे मतलब वही एक ऊपर उसके, तो 0 लिखने पे क्या आता है? ओके, तो हमें फ्लैग मिल गया, हमें फ्लैग मिल गया। मोटा मोटा हमने बस ये देखा कि हम किसी के अकाउंट में जाके दिख रहे थे। अब तुम इसको ट्राई करके देखो, सेम है इसको, इसमें ज़्यादा क्या हार्ड है सर, इसमें ज़्यादा क्या हार्ड है, ये सवाल आया होगा कि इसमें हार्ड क्या है ज़्यादा। वही तो कह रहा हूँ, ये इजी है कि आप किसी के भी आईडी पैरामीटर्स में जाके आईडी को छेड़ सकते हो, और सेम चीज़ है, बहुत वल्नरेबल होती है। ठीक है, क्योंकि कहूँ तो आईडी नंबर 0 पे ज़्यादातर रूट रूट यूज़र होते हैं, एडमिन यूज़र्स होते हैं ज़्यादातर, आईडी नंबर 0 पे होते हैं, लिनक्स की बात करें तो। ठीक है, लिनक्स की बात करें तो आईडी नंबर 0 पे रूट यूज़र होते हैं, एडमिन यूज़र, इसलिए ये वल्नरेबल तो है। क्या ये सच में क्लियर है? इसे ट्राई करके देखो एक बार। ठीक है, मैंने कॉम्प्लिकेटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करा है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म, आइडोर का फुल फॉर्म है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इसका फुल फॉर्म है। जो हमने कंसेप्ट देखे उसमें हमने ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को चेंज करा है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में तब बताया, लेकिन अगर तुम्हें शॉर्ट फॉर्म नहीं समझो तो मैं कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि कंसेप्ट उतना ही है दोस्तों। कंसेप्ट इतना ही है कि हम पैरामीटर्स को चेंज करते हैं और किसी के दूसरे अकाउंट को देख पाते हैं, और अगर ऐसा हो पा रहा है तो आइडोर या ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो इसको रिपोर्ट करके बस हम बग बाउंटी कर सकते हैं, बाउंटी मतलब पैसा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तब तुम सब बताओ कि तुम्हारा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल थेरी वाला पार्ट क्लियर है क्या, क्योंकि प्रैक्टिकल तुमने नहीं करा है, तो प्रैक्टिकल ज़रूर करके बताना, लेकिन थेरी क्लियर है क्या? सिर्फ थेरी, ताकि आगे बढ़ पाए हम थोड़ा सा। बिल्कुल, प्रैक्टिकल तो आप ज़रूर करना इस चीज़ का। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमें? नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। अब क्रिप्टोग्राफिक फेलियर अपने आप में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ, अब इसमें होगा मज़ा, अब इसमें आएगा ज़्यादा मज़ा।
क्रिप्टोग्राफिक फेलियर में। अब क्लियरली क्रिप्टोग्राफिक फेलियर के अंदर, अरे अपने पास तो एक और पीडीएफ है ना। हाँ ये तो लेसन नंबर 1, अपने पास एक और पीडीएफ है लेसन नंबर 2 की। ये रहा ना, वो रही ये पीडीएफ, ये रही वो ओएस टॉप 10 की पीडीएफ। तो इससे हमें पढ़ना है ओएस टॉप 10 को। ठीक है, लेसन नंबर 1 का काम हो गया, थ्योरी हमने पढ़ लिया, प्रैक्टिकल वाला सीन पूरा इस से होने वाला है। तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल को हमने देख लिया। अब क्रिप्टोग्राफिक फेलियर क्या होती है उसको देखना। डेफिनेटली ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, तो चलो देखते हैं। ये होगा यार कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब बताने के लिए। चलो, अब इतना सा हम सभी को पता है कि जो डेटा होता है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। बात सही है कि हाँ सर, जो डेटा होता है वो डेटाबेस में स्टोर होता है, जिसे हम डीबी कहते हैं। डीबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में डेटाबेस। अब डेटाबेस में ना हम नॉर्मल किसी भी यूज़र के पासवर्ड को सेव नहीं रख सकते। मतलब ये रहा यूज़र नेम, मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यूज़र नेम लिखता हूँ अमित लिखता हूँ, ठीक है, अमित 01 लिखता हूँ, और पासवर्ड में लिखता हूँ एडमिन 123। ठीक है, वैसे ही मैं एक लिखता हूँ विकी, और पासवर्ड लिखता हूँ विक्की 123। ठीक है, मैंने दो अकाउंट बनाए, दो पासवर्ड बनाए। अब डेटाबेस में ना अगर हमें पासवर्ड सेव करना है तो हम प्लेन टेक्स्ट में नहीं रख सकते, हमें इस्तेमाल करना होता है क्रिप्टोग्राफिक तरीका, जिससे हम अपने पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर दें। इंक्रिप्ट कर दें एक ऐसा फॉर्मेट में बनाएं जिस फॉर्मेट को हम पढ़ ना सकें। इसे ऐसे फॉर्मेट में बनाएं जिसमें हम इसको पढ़ ना सकें। डेफिनेटली इसको इंक्रिप्ट करने के बाद डेटा कुछ ऐसा दिखेगा, रैंडम वर्ड्स दिखेगा तुम्हें। ऐसे रैंडम वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक पासवर्ड को रखने के बाद इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में। सिमिलरली नीचे भी कुछ ऐसे ही डेटा हो जाएगा चेंजेस। ठीक है, चलो अब बोलो सर आपने ये क्या लिखा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनक्रिप्टेड डेटा, इनक्रिप्टेड डेटा। ठीक है, तो अब ये क्या है सर, ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड है। हाँ, लेकिन ये ऐसे फॉर्मेट में पासवर्ड है जो इंसान नहीं पढ़ सकते, जिसे हमें डिक्रिप्ट करना पड़ता है। डिक्रिप्ट से मेरा मतलब इसे ऐसे फॉर्मेट में बनाना पड़ता है जैसे ह्यूमन पढ़ सके। ठीक है, पहले वो एडमिन दिखता था, कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन उसको ऐसे फॉर्मेट में चेंज करा जिससे अब उसे नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कुछ इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, इंक्रिप्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से कुछ टेक्निक का नाम है MD5, ये टेक्निक का नाम है MD4, SHA-256। ये इंक्रिप्शन टाइप है, ये इंक्रिप्शन के टाइप है। अब ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमें थोड़े बहुत पता होने ही चाहिए, जिनमें से MD5, MD4, SHA-152, SHA-256, सबसे ज़्यादा पावरफुल SHA-256 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल अभी के मॉडर्न इसमें देखा जाए तो इसका मतलब जो पहले था MD5 वो पुराना हो गया, अभी भी इस्तेमाल होता है कहीं कहीं, लेकिन ये पुराना हो गया, तो ये वीक इंक्रिप्शन कहते हैं इसे। कि अगर कोई डेटा MD5 फॉर्मेट में है तो उसको आराम से डिक्रिप्ट किया जा सकता है। मतलब अगर तुम्हें कभी ऐसा फॉर्मेट मिला और पता चला कि वो MD5 फॉर्मेट के अंदर है, तो तुम आराम से इसको डिक्रिप्ट कर सकते हो।
अब ये प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे मुझे एक फाइल मिली जिसके अंदर मैं डेटा देख पा रहा हूँ। ठीक है, अब तुम्हें पढ़ना है इस चीज़ को, ढंग से पढ़ना है इस चीज़ को, ठीक है। मैंने एक फ़ाइल निकाला, इसको हैक करा, डेटाबेस को हैक करा, किसी ना किसी यूज़र के डेटाबेस को हैक, कंपनी के डेटाबेस को हैक करा, ठीक है। अब कंपनी के डेटाबेस के अंदर मुझे 4 फोल्ड फाइल देखने को मिला, या कहूँ तो कॉलम देखने को मिला, ठीक है। जिसके अंदर पहला कॉलम आईडी बोलते हैं इस कॉलम को, दूसरा कॉलम कस्टमर का नाम, कस्टमर का नाम, तीसरा कॉलम क्रेडिट कार्ड, और चौथा कॉलम पासवर्ड। लेकिन ये ऐसा फॉर्मेट है पासवर्ड का जो हम पढ़ नहीं सकते, ऐसा किसी का पासवर्ड होता नहीं है, तो इसे इंक्रिप्ट करके रखा है ऐसा फॉर्मेट में कि हम उसे नहीं पढ़ सकते। लेकिन वीक इंक्रिप्शन या कहूँ तो क्रिप्टोग्राफिक फेलियर में वो लोग वीक इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा इंक्रिप्शन जो पुराना हो गया है और उसको आराम से डिक्रिप्ट किया जा सकता है। और बस अगर कहीं तुम्हें ऐसा डेटा देखने को मिलता है, जो कब देखने को मिलेगा, जब किसी डेटाबेस को हैक करा हो। तो हमने डेटाबेस को हैक करना है तो यहाँ पे पूरी स्टेप दी गई है, ये पूरी स्टेप दी गई है कि कैसे, ये बस तुम्हें कॉपी पेस्ट करना है, तुम्हारा काम हो जाएगा, कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन कॉपी पेस्ट करने में उतना ही टाइम लगेगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि एट द एंड रिजल्ट सेम ऐसा ही दिखेगा। तो उसमें से हमें ये पासवर्ड देखने को मिलेगा। अब इस पासवर्ड को हमें डिक्रिप्ट करना होगा। अब उसको डिक्रिप्ट कहाँ से करेंगे सर, ऐसा कोई टूल एग्जिस्ट करता है क्या? तो हाँ, एक टूल एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है क्रैक स्टेशन, जिसके अंदर बहुत सारे पासवर्ड्स के हैशेस मौजूद होते हैं। अब ये हैशेस को पता कैसे लगाते हैं, उसको कैसे ढूंढते हैं, तो ऐसा समझो कि क्रैक स्टेशन एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट का खुद का एक डेटाबेस है, जिस डेटाबेस के अंदर मिलियंस ऑफ हैशेस पहले से प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ हैश पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने हमने जो हैश उसको दिया है वो उन सभी से कंपेयर करता है, वो उन सभी से कंपेयर करता है, और जहाँ पे लग गया तो वो बताता है कि भाई ये हैश वैल्यू है, और उसका पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा वो दिखाता है। ये टेक्निक बैकग्राउंड का मैंने बताया, बिहाइंड द सीन में ऐसा होता है। जो नॉर्मली दिखता है उसको इतनी चीज़ें नहीं दिखती, उसको बस हैश डालो और पासवर्ड निकालो, इतनी ही चीज़ें दिखती है, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में होती है, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे केस में हम कैसे करेंगे। तो मैं तुम्हें कुछ हैशेस कॉपी करके देता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे सर, मैं बताता हूँ कैसे ढूंढना है। साइबर चेफ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें एक हैश दिया, इस हैश को तुम कॉपी करो, करो कॉपी, और आओ क्रैक स्टेशन नाम की वेबसाइट पे। क्रैक स्टेशन, क्रैक स्टेशन वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है, कुछ ऐसी है वेबसाइट दिखती है, यहीं पे कर सकते हैं अपन तो क्रैक स्टेशन। लिनक्स पे करने का मज़ा ही कुछ और है, सुना तो है ऐसा मैंने। बस इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम हैश वैल्यूज़ डालेंगे, हैश वैल्यू जो डेटाबेस वाली हमें मिली थी, ठीक है। और क्योंकि मैंने कहा था कि कंपनीज वीक हैश का इस्तेमाल करती है, तो ये आराम से डिक्रिप्ट हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। अभी तक के हमने डिक्रिप्ट नहीं करा, तो पहले करके देखते हैं, अगर ये हो गई तो ये ईजी था। इसका मतलब बाकी सारे के सारे हम ढूंढ सकते हैं, इन सभी के हम ढूंढ सकते हैं पासवर्ड। तो मैंने तुम्हें एक हैश कॉपी करके दिया, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, आई एम नॉट रोबोट लिखो, और क्रैक करो हैश को, हैश को करो क्रैक, ठीक है। अरे बाइसिकल दे दो इनको, ठीक है। अब हैश को क्रैक करो जल्दी से, और मुझे बताओ क्या पासवर्ड तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है। क्या पासवर्ड तुम्हें देखने को मिलता है? कुछ मिला पासवर्ड? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, मतलब तुमने कोशिश करी थी। अब इसको ट्राई करो, अब इस नए वाले हैश को ट्राई करो, तुमने कोशिश करी थी इसलिए वो नहीं हुआ। अब फिर से ट्राई करो, और अब बताओ कि अब क्या पासवर्ड आया है।
क्योंकि जो वीक था वो मिल गया, जो नहीं मिला वो नहीं मिला, सिंपल। मैं भी इसको कॉपी करके रखा हूँ, तो मैं भी इसको चेक कर लेता हूँ। पेस्ट करा, आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्रैक द हैश। तो देखते हैं, मुझे रिजल्ट मिल गया, यस, यहाँ पे ग्रीन कलर में रिजल्ट आ गया। लेकिन तुम्हारे चेक करते पासवर्ड क्या है। ओके, पासवर्ड का नाम ही पासवर्ड आ रहा है, पासवर्ड का नाम ही पासवर्ड आ रहा है। वेरीफाई करता हूँ, तो बात सही है। और क्लियरली तुम देख पा रहे हो, इन्होंने बहुत पुराने एल्गोरिदम का इस्तेमाल करा है, पुराने इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करा है, इसीलिए हम आराम से ढूंढ पाए। और MD5 बहुत पुराना है, पुराना है, तो ये वीक है, सबसे ज़्यादा वीक, कि आराम से कोई भी पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं MD5 के, कोई भी। तो इसका पासवर्ड पासवर्ड ही निकला, ठीक है। और बस ऐसे ही पासवर्ड को भी क्रैक किया जाता है। ये तो ऑनलाइन वेबसाइट थी, ऑफलाइन भी तुम कर सकते हो जॉन द रिपर की मदद से। लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन कहाँ नहीं गया है, तो ऑफलाइन फालतू में टाइम पास नहीं करूँगा मैं, ठीक है। अब समझे। और कभी कभी ये तो हमने अभी जो हमने देखा वो था वीक इंक्रिप्शन, कि भाई ऐसा इंक्रिप्शन जो बहुत कमज़ोर है उसको हमने डिक्रिप्ट करा। कभी कभी क्या होता है कि डेटाबेस के ऊपर पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में होते हैं, ऐसे जैसे कि admin123 पासवर्ड, बस ऐसे सेव होते हैं, जो हम इजीली पढ़ सकते हैं और आराम से यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। तो बस ये दो चीज़ें हैं। वीक इंक्रिप्शन फेलियर होता है, कि क्रिप्टोग्राफिक फेलियर इसी कहते हैं कि वीक इंक्रिप्शन का इस्तेमाल होता है। और पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में स्टोर होना डेटाबेस के अंदर, इसे भी क्रिप्टोग्राफिक फेलियर के अंदर ही बुलाया जाता है, जिसे हम सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर भी कह सकते हैं, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर भी कह सकते हैं, ठीक है। बस अब बात आती है इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन का पार्ट निपटा लेते हैं, फिर बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ठीक है। MD7 नहीं, MD7 नहीं होता, MD5 मैक्स है। MD5 सम वगैरह होते हैं, लेकिन MD5 मैक्स है, MD7 नहीं होता। तो हम इंजेक्शन कर लेते हैं, इंजेक्शन हमने इससे पहले करा है तो ये ईजी होगा, एंड देन बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में करें, ठीक है। क्योंकि इतना सब कुछ अगर सिर के ऊपर से जा रहा है तो थोड़ा सा टाइम लो, घाई अपने को नहीं करना, अपने पास बहुत समय पड़ा है, बस तुम आराम से सभी को ट्राई करके देखो, ठीक है, साथ साथ में चलना है। इसलिए अगर भाई सिर के ऊपर से जा रहा है तो मुझे बताओ पहले, लेक्चर एग्जिट करके मत जाना, मुझे बताओ, अपन कोशिश करते हैं उसे सॉल्व करने की, ठीक है। जा रहा है जा रहा है, जा रहा है, ओके। बस इसको ख़त्म कर लेते, क्या है इसका टॉपिक, इंजेक्शन टॉपिक नाम है उसका। बाकी इंजेक्शन, इंजेक्शन ये रहा इंजेक्शन, चलो। काफ़ी सारी चीज़ें, ओके। तो अब इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, नहीं नहीं, दो नहीं बजा सकते सभी, नहीं यार ऐसा नहीं कर सकते। अब इंजेक्शन क्या होता है वो समझते हैं। तो इंजेक्शन जिनमें हम इनपुट पैरामीटर के अंदर मलेशियस कोड डाल देते हैं, ठीक है। अब कोड ना दो प्रकार के हो सकते हैं, और इंजेक्शन भी दो प्रकार की हो सकती है। अब उन प्रकार को देखते हैं कि वो कैसे कैसे हो सकते हैं, जो इंजेक्शन की बात कर रहे हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। अब सिंपली केस में बताओ तो इंजेक्शन अपने पास, इससे पहले जो हमने देखा था वो था CXSS वाला, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला इंजेक्शन देखे थे हमने, XSS। हमने इससे पहले जो देखा था, क्या देखा था सर, जिसमें हमने लिखा था स्क्रिप्ट ऐसा वगैरह लिखा था ना। हाँ हाँ, ये वाली जो चीज़ हमने करी थी, ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पार्ट था, जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करा था। हमें बिना पता चले हमने जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर लिया और वो सक्सेसफुली रन भी कर गया, सब कुछ सही से रन भी कर गया बिना पता चले। लेकिन अब पता चल गया, ठीक है। कमांड इंजेक्शन थोड़ा अलग होता है, इसमें हम यूज़र पैरामीटर के अंदर, या सिंपली कहूँ तो जहाँ पे इनपुट देना होता है, जैसे नाम देना होता है, नंबर देना होता है, वहाँ पे हम कमांड चलाते हैं। कौन से कमांड चलाते हैं सर, ls। लिनक्स के अंदर हम ls लगाते हैं, ls लगाते हैं। हम लिनक्स के अंदर cd लगाते हैं, नैनो लगाते हैं, लिस्ट लगाते हैं, है ना।
ये सारे कमांड्स हम लिनक्स के अंदर चलाते हैं। अब लिनक्स सभी ने चलाया है इससे पहले, थोड़ा बहुत तो चलाया ही होगा। तो ls लिखने से हमें पता चलता है कि अपने पास कितने सारे फाइल हैं, तो लिस्ट इसे कहते हैं। ठीक है। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी। ठीक है। cd से डायरेक्टरी चेंज होती है। जैसे तुम अब देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, मैं पहले डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर था, अब मैं डेस्कटॉप फोल्डर के बाहर निकल गया। अब मैं डेस्कटॉप फोल्डर के बाहर निकल गया, ls की मदद से मैं चेक करूंगा तो मेरे पास इतने सारे फोल्डर हैं, डायरेक्टरीज हम इसे कहते हैं। इतने सारे डायरेक्टरीज है मेरे पास में। अब इनमें से मुझे किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है कि इसके अंदर क्या है भाई पता करने के लिए, तो मैं cd करूँगा और डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा, तो मैं उस डायरेक्टरी के अंदर आ जाऊँगा। अब इस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या फाइल्स हैं वो देखने के लिए मैं ls लिखूंगा। ये बेसिक से कमांड है जो हम लिनक्स के अंदर चलाते हैं। और यही सेम कमांड अगर हम किसी वेबसाइट के अंदर इनपुट पैरामीटर के अंदर छेड़छाड़ करके इस्तेमाल कर पाएंगे तो उसे ही हम कमांड इंजेक्शन कहते हैं। अब इसको करके देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग लग तो रहा है और सच में है भी, तो इसको करके देखते हैं कि भाई ऐसी भी कौन सी वेबसाइट है जो ऐसा करने पे चालू हो जाती है। तो डेफिनेटली इसको रन करने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा, इन्होंने कहीं ना कहीं वेबसाइट दिया होगा, चलो यहाँ पे जाना है। कॉपी करा लिंक को कॉपी करा और डेफिनेटली इसको मैं सर्च भी कर लेता हूँ यहाँ पे, एंटर। ठीक है। अच्छा तो ये आ गया। अब यहाँ पे मुझे अपना नाम देने को कहा है कि भाई अपना नाम डालो। ठीक है। ओके। तो काउ मूइंग मतलब वो गाय चिल्लाती नहीं है, गाय चिल्लाती है, चिल्लाती मतलब करती होगी, कभी जाके देखना फार्म में पता चली जाएगा क्या करती है गाय। ठीक है। डिड यू टेक द अपडेट्स अबाउट इंटर्नशिप सर? हाँ तुम सभी को रिप्लाई देना शुरू कर दिया उन्होंने, ऐसा मुझे सुनने में आया बस, कि भाई इंटर्नशिप के लिए जिन्होंने अप्लाई कर, बहुत लोगों ने अप्लाई करा था। सीट्स लिमिटेड होती है और बहुत लोगों ने अप्लाई करा था, इसलिए उन सभी को जिन जिनको गया है उनको रिप्लाई दे रहे हैं। जो लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई दे रहे हैं वो अप्लाई हो जा रहे हैं, साथ में सभी को मैसेजेस जा रहे हैं, डोंट वरी। तो तुम्हें रिप्लाईज आना शुरू हो गए होंगे, देखना अपने जीमेल में एक बार, या तो व्हाट्सअप में चेक करना, या कॉल ही आ जाएगा तुम्हें इंटर्नशिप को लेकर। ठीक है। आएगा आएगा फिर, डोंट वरी। मैंने कहा ना कि दे रहे करके, 250-300 लोगों के आसपास है तो सभी को दे रहे एक एक करके। हाँ वो ग्रुप में ऐड हुए ना, बढ़िया बढ़िया, तो धीरे धीरे वो कर रहे हैं सभी को ऐड एकदम। अब वो जस्ट ग्रुप में भी ऐड करना शुरू कर दिए दोस्त, तो आएगा आएगा, तो डोंट वरी दोस्त, आएगा। ग्रुप में तो ऐड हो गया हो, ठीक है। हाँ टॉपिक देखो, लेट्स से पारस का ही नाम लेते हैं भाई अपन। पारस अगर मैं नाम लिखता हूँ, डेफिनेटली अब गाय पारस का नाम ले रही है, इससे पहले मेरा नाम ले रही थी, अब पारस का नाम ले रही है। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर हम मलेशियस कमांड चला दें, मलेशियस कमांड ls, तो ये वर्क करना चाहिए, ये वर्क करना चाहिए। लेकिन दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि कमांड इंजेक्शन को चलाने के लिए हमें पहले समझना होता है कि ये कमांड वर्क कैसे करता है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अरे यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे देखो, बातचीत बाद में, मैं तुम्हें समय दूंगा, बातचीत कर लेना उस पर। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो फोकस करके, कि अब हमें कमांड इंजेक्शन के लिए समझना होता है कि कमांड वर्क कैसे कर रहा है। तो क्लियरली तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे पर्ल का इस्तेमाल हो रहा है। पर्ल एक लैंग्वेज है, पर्ल हो रहा हो, PHP एक लैंग्वेज है। ठीक है। बैकएंड लैंग्वेज है जिससे तुम डेटाबेस को संभालते हो, डेटाबेस मतलब बैकएंड वाला लैंग्वेज है ये। ठीक है। जिसमें इस सेट लिखा है वैल्यू चेक करने के लिए, पैरामीटर्स होते, अब ये डेवलपर्स को ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन ये पैरामीटर्स होते हैं। अगर मूविंग नाम का पैरामीटर इसके अंदर कोई वैल्यू है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू है, तो उसको प्रिंट करा दो, उसको प्रिंट करा दो, बस वही चीज़ है। ठीक है। और ये सारे वेरिएबल्स हैं, मूविंग वेरिएबल है, काउ वेरिएबल है, काउ के अंदर डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल है, और भी कई सारे ऑप्शंस होते होंगे, लेकिन डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे लग गया। मूविंग के अंदर हम अपना नाम देते हैं, अगर तुमने अपना नाम दिया तो काऊ तुम्हारा नाम लेगी।
अगर तुमने कुछ नहीं दिया तो काऊ कुछ भी नहीं बोलेगी, शांत रहेगी, एकदम ब्लैंक रहेगी। और ये सब कुछ एक कमांड से चल रहा है, पर्ल के स्क्रिप्ट से चल रहा है। अब हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि ये पर्ल के कमांड से चल रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी तुम देख नहीं पाओगे पैरामीटर इनकोडिंग वाला, जो इसे हम कहते हैं, जो बेसिकली ऐसा पैरामीटर जो इंक्रिप्ट कर दे चीज़ों को, इनकोड कर दे चीज़ों को, वो तुम यहाँ पे नहीं देख पाओगे क्योंकि है ही नहीं। और अगर हमें ये चीज़ पता चल जाती है एज अ कोडर, एज अ डेवलपर, तो हम इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। और ये यहाँ पे भी एक्सप्लेन करके रखा है कि डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है और मूविंग का मतलब क्या होता है। ठीक है। ठीक है। अब इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डॉलर और कमांड का नाम। डॉलर और कमांड का नाम लिनक्स के अंदर अगर तुम डॉलर लिखते हो और कमांड का नाम लिखते हो, जस्ट लाइक अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ls, तो ये वर्क करेगा पास थ्रू कमांड के लिए। ठीक है। ये वर्क करेगा। अब देखो यहाँ पे डॉलर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। यहाँ पे ls लिखता हूँ, ये वर्क करता है। अब PHP के अंदर पास थ्रू कमांड है, पास थ्रू कमांड के अंदर हमें लिखने के लिए डॉलर और कमांड का नाम देना होता है। ठीक है। और अगर तुम्हें ये नहीं समझता, मान लो सर कि हमने ये चीज़ समझ ली, कमांड इंजेक्शन क्या होता है, लेकिन इसको कैसे समझेंगे कि लिखना कैसे, तो डेफिनेटली यहाँ पे गूगल की राय लेते हो, तो गूगल सर्च करते हो, और लोगों ने इससे पहले काफ़ी टेस्ट करे हैं, तो उनके टेस्ट को समझ के तुम अपना एक पैरामीटर सोचते हो और फिर उसका इस्तेमाल करते हो। लेकिन अभी उतनी झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कहा गया है कि डॉलर इस्तेमाल करो और डॉलर के अंदर अपना कमांड लिख दो, अपना कमांड डॉलर के अंदर लिख दो, वो तुम्हारे लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। और हमें वही करना है। एक बार ट्राई करके देखते हैं। एको के अंदर एको के अंदर ट्राई करके देखते हैं। हेलो, दिस इज डॉलर होस्ट नेम। दिस इज, अच्छा होस्ट नेम नहीं, यूज़र नेम चाहिए था मुझे। दिस इज लिनक्स। दिस इज लिनक्स। ठीक है। अब ये कमांड, हाँ ये कमांड है, बाय द वे ये कमांड है। होस्ट नेम भी एक कमांड है। ठीक है। और यू नेम भी एक कमांड है। ठीक है। और भी एक दो कमांड्स थे जो मुझे याद दिया है, पता नहीं क्या कमांड्स थे। ओहो, कमांड्स कमांड्स, जस्ट टू प्रिंट माई नेम, विच कमांड आई यूज़, मैं भूल गया, ऑब्वियसली मैं भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। होस्ट नेम से हमें पता चल गया कि हमारे सिस्टम का नाम ये दिखा रहा है। और एक और होता है यू नेम के लिए। ठीक है। तो होस्ट नेम लिखने से पैरट का नाम दिखा रहा है। और सेम चीज़ है, अगर मैं एको करके लिखता हूँ और वहाँ पे डॉलर लिखता हूँ, तो डॉलर कमांड एग्जीक्यूट करेगा और वो चीज़ें प्रिंट करके दिखाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे होस्ट नेम लिखता हूँ, तो ये कमांड एग्जीक्यूट करके नाम लिख देगा, वो चीज़ को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और अगर हमें पता है कि ऐसा कमांड वर्क करता है, तो हम इसी चीज़ को कॉपी करेंगे और यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे, जस्ट ट्राई करके देखेंगे कि ये वर्क करता है क्या। कुछ तो रैंडम सी वैल्यू मिली है, आ, लग रहा है कि ये वर्क कर गया। स्टिल एक और बार मैं ट्राई करता हूँ इसे। होस्ट नेम की जगह यू नेम लिखता हूँ। हाँ, ये चल रहा है देखो। लिनक्स लिख के आ गया, लिनक्स लिख के आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा होस्ट नेम की जगह मैंने यू नेम लिखा। क्या लिखा मैंने? होस्ट नेम की जगह यू नेम लिखा। यू नेम से हमें पता चलता है अपने सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो दिस इज़ लिनक्स। ठीक है। यू नेम ऐसे लिखोगे तो भी लिनक्स ही देख के मिलेगा तुम्हें। ठीक है। और एक कमांड था जिससे हमें अपने खुद के बारे में पता चलता है, लिनक्स के कमांड। सिंपली अगर मैं यहाँ पे ls लिखता हूँ, तो ये मेरे लिए फाइल लिस्ट करेगा। ठीक है। ये मेरे लिए कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एक साथ मैं दो दो कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्या? अगर मैं एक साथ दो दो कमांड्स को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, ls, तो ls की जगह मैं लिखता हूँ
हु एम आई, अच्छा हाँ याद आ गया मुझे, कमांड हु एम आई कमांड होता है वो, ठीक है। और मैं लिखता हूँ होस्ट नेम, क्या लिखता हूँ, होस्ट नेम। मैं दो तीन कमांड्स को साथ में रन करके देख रहा हूँ, अगर ये ऐसे भी रन करते तो फिर अपन इसको भी ट्राई करेंगे कॉपी करके, कॉपी करके मैं इसको भी पेस्ट करके देखता हूँ। और एल एस लिखा, एल एस वर्क कर गया। हु एम आई लिखा, हु एम आई से मेरा नाम आ गया, होस्ट नेम से पैरेट ओएस का नाम आ गया, मतलब चीज़ें तो वर्क कर रही हैं, चीज़ें तो वर्क कर रही है। और इस चीज़ों को मैं कॉपी करके लिनक्स के ऊपर ट्राई करता हूँ। और हाँ, चीज़ें तो वर्क कर गई, चीज़ें तो वर्क कर गई। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एल एस लिखता हूँ तो मैं फाइल्स देख पाऊंगा, मेरे पास तीन तीन फाइल्स हैं मेरे पास। हाँ, मेरे पास एक फाइल है सी एस एस नाम से, एक फाइल का नाम है डॉक्टर प्रेपर टी एक्स टी फाइल मतलब टेक्स्ट फाइल, एक है इंडेक्स डॉट पी एच पी। तो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें कंटिन्यू करना है। तुम सभी के पास सिस्टम ऑन है, मशीन को एक्सेस कर पा रहे हो? कौन कौन मशीन को एक्सेस कर पा रहा है इस टाइम पे? कौन कौन मशीन को एक्सेस कर पा रहा है इस टाइम पे? कर पा रहे हो? मयंक कर पा रहा है, ओके। बस एक ही करके देख रहा है, अच्छा एक से हो ही नहीं रहा, ओके। और अरे बाप रे, कौन सा खोलूं? पैरेंट नहीं खोलना नहीं है अभी, फिर ठीक है, अगर आपको मशीन ही ऑन नहीं है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मैं ही ट्राई करता हूँ, मैं ही ट्राई करके दिखा देता हूँ। देखो, अब मैंने फाइल देखा, एलएस की मदद से हम पता कर सकते हैं कितने फाइल्स अपने पास है, कितने फोल्डर्स अपने पास है। तो मेरे पास इतने सारे फाइल्स और फोल्डर हैं, जिनमें से मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है। अब इस टेक्स्ट फाइल को मुझे पढ़ना होगा या देखना होगा, उसके लिए मैं कमांड इस्तेमाल करता हूँ कैट, कैट और फाइल का नाम, कैट और फाइल का नाम, जिससे कमांड खुल जाता है, जिससे हम टेक्स्ट फाइल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये सेम चीज़ें अगर मुझे यहाँ पे इस फाइल को पढ़ना होगा तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं लिखूँगा डॉलर कैट, अरे लिख ले भाई, अरे ये तो सिंबल ही ना आ रहा, अच्छा। कैट डॉक्टर पीपर, ओके स्पेलिंग मिस्टेक अगेन, डॉट टेक्स्ट फाइल, डॉट टी एक्स टी फाइल, एंटर। और ये रही वो फाइल। अब ये फाइल के अंदर का डेटा है, ये फाइल के अंदर का डेटा है। तो क्या लिखा है कि आई एम सॉरी मारियो, बट डॉक्टर प्रेपर यू आर लुकिंग फॉर इज इन अनदर वेब ऐप। अच्छा, अच्छा, तो ये कहना चाहता है कि भाई जो तुम फाइल को ढूंढना चाहते हो वो इस जगह पे तो नहीं है, वो किसी दूसरे जगह पे रखी पड़ी है, कहीं दूसरे जगह पे। और हमारा नाम मारियो है, ठीक है, हमारा नाम मारियो है, नाइस। अब मैं यहाँ पे थोड़े चेंजेस करता हूँ, और डेफिनेटली एज अ हैकर हम यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे भी एल एस लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये वर्क करेगा, ये स्टिल वर्क करेगा, क्योंकि हम जो चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं वो यहाँ पे जा रहा है। और अगर हम यहाँ से चेंजेस करें, यूआरएल में चेंजेस करें, तो डेफिनेटली हम वैल्यूज़ को छेड़ सकते हैं। अगर मैं एल एस लिख दिया हूँ, तो और क्या क्या फाइल्स है अपने पास में? पी डब्ल्यू डी, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिससे हमें पता चलता है कि हम कौन से डायरेक्टरी के अंदर हैं, जिससे हमें पता चलता है हम कौन से डायरेक्टरी के अंदर हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कौन से डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ये मुझे पता चला पी डब्ल्यू डी से। पी डब्ल्यू डी का फुल फॉर्म है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अब मुझे पता चला कि मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ, मुझे दिख भी रहा है, लेकिन पता करने का ये तरीका है कि मैं कौन से फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है। अगर मुझे पता करना है कि यूज़र का नाम क्या है, इसको ऑपरेट कर रहा है तो वो उसका नाम क्या है, यूज़र का नाम, तो मैं होम डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा, मैं होम डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा। उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा? एल एस होम, एल एस होम लिखना होगा, जिससे मैं देख पाऊँगा कि यूज़र का नाम क्या है। एक नाम है जिसका नाम साइबर व्रत है, ठीक है। सेम चीज़ें मैं लिख के देखता हूँ यहाँ पे भी। इजंट इज इनफ? नॉट, इट इज़ नॉट दैट इनफ। ये तो बस थोड़ा सा कमांड है जो लिनक्स के हम इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एल एस स्लैश होम, एंटर। ओके, तो हमारे पास होम डायरेक्टरी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने एल एस होम लिखा, मैंने एल एस होम लिखा, लेकिन हमारे पास होम डायरेक्टरी नहीं है।
तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कहीं और जगह देखना होगा फिर। हमारे पास होम डायरेक्टरी नहीं है तो हमें कुछ और जगह पे देखना होगा, तो फिर क्या देख सकते हैं और कहाँ देख सकते हैं? सी एस एस के अंदर, डॉक्स के अंदर, और कहाँ ही देख सकते हैं हम फाइल्स को? जी एस के अंदर जाके देखते हैं हम। एल एस जी एस। ओके, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। नहीं, हम कहीं और जाके देखते हैं। एल एस डॉट डॉट। ओके, अब भाई ना मेन बात है। अब भाई ना मेन बात है, अब मैं कहाँ पे हूँ पता है? अब ये देखो यहाँ पे क्या क्या नाम लिखा है पहले। बिन, होम, रन, एसबिन, सिस, टीएमपी, वार, सारी फाइल्स लिखी है। और ये फाइल्स होती कहाँ पे है? ये होती है मेन डायरेक्टरी के अंदर। जो मैंने कहा था कि सिस्टम लिनक्स के अंदर एक बेस या रूट डायरेक्टरी होती है जहाँ से हर एक फाइल्स की शुरुआत होती है। तो मैंने वही फाइल को चेक करा तो मुझे वो सारे फाइल्स दिखे, बिन एक्सेट्रा, होम, बूट, सारे फाइल्स दिखे। तो हम हैं एच टी डॉक्स फाइल के अंदर। मैं काउज, डेव्स, बिन के अंदर भी देखना पसंद करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, एल एस लिखता हूँ। एल एस, डेफिनेटली मुझे इसको लिखना होगा डॉलर सिंबल के अंदर, एल एस स्लैश काउ, एंटर। तो काउस के अंदर, ओके, काउस के अंदर ये काउज है। ओके, ऐसा है कि डिफ़ॉल्ट डॉट काउ नाम की एक फ़ाइल है, ड्रैगन नाम का फ़ाइल है, किटी नाम का फ़ाइल है, मूज नाम का फ़ाइल है। ओके, तो ये फ़ाइल सारे के सारे यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, तो हम सिस्टम के डेटा को देख पा रहे हैं। सिस्टम के डेटा को देख पा रहे हैं कि सिस्टम के अंदर ये सारे फाइल्स हैं, और ये फाइल्स यहाँ पे है। जैसे अगर मैं ड्रैगन सिलेक्ट करता हूँ तो जो भी बातचीत होगी वो ड्रैगन बातचीत करेगा, ये ड्रैगन है। ठीक है। अगर मैं स्मॉल करता हूँ तो गाय का पिल्लू, या कह सकते हो गाय का बच्चा देख पा रहे हो, तो जस्ट लाइक स्क्विरल। तो ये तो पैरामीटर्स है, तो ये उतने काम के है भी नहीं, ये उतने काम के है भी नहीं अपने, देखा जाए तो। ठीक है, ये उतने काम के तो है भी नहीं अपने। तो और क्या देख सकता हूँ मैं फाइल्स के अंदर? और मैं क्या देख सकता हूँ फाइल्स के अंदर? और क्या है अपने पास? बिन है, होम, होम डायरेक्टरी है तो सही अपने पास, होम डायरेक्टरी है तो सही अपने पास, फिर दिखाया क्यों नहीं इसने? एल एस स्लैश होम, होम के अंदर कुछ है? नहीं, होम पूरा खाली खाली है, होम के अंदर कुछ भी नहीं है। तो कौन सी फाइल होगी जो अपने काम की हो सकती है? तो हमें थोड़ा ढूंढना होगा दोस्तों, यहाँ पे अपना बिग ब्रेन लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें हमें दिया नहीं है, तो हमें लगाना, खुद खुद से दिमाग लगाना होगा कि और क्या क्या चीज़ हो सकती है अपने लिए यहाँ पे खाली। तो डेव लिखा है, htdocs लिखा है, lib लिखा है, मीडिया माउंट, रूट, सिस्टम वार यूज़र, कहाँ जा सकते हैं? ये कमांड हिडन फाइल्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो हमें हिडन फाइल्स को देखना है क्या इसके? देखते हैं क्या हम इसके हिडन फाइल्स को देख सकते हैं क्या? एल एस हाइफन ए, सो हम हिडन फाइल्स को देख सकते हैं, लिनक्स के हिडन फाइल्स को देख सकते हैं। एक बार चेक करके देखते हैं। तो नहीं, इसके अंदर तो कुछ हिडन फाइल्स नहीं है, लेकिन डेफिनेटली डेफिनेटली हम एक स्टेप पीछे जाके भी देखेंगे इसका। हाँ हाँ, ये सारे के सारे हिडन फाइल्स तो है, लेकिन देखो जहाँ पे डॉट लिखा है वो हिडन फाइल है, लेकिन और कुछ नहीं है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। काउ से वेबसाइट का लिंक दे दो, ये लो भाई, तुम भी ट्राई करो, तुम भी ट्राई करो। ठीक है, कॉपी, और ये रहा पेस्ट। ठीक है, मशीन एक्सपायर हो रहा है, अरे एक्सपायर होने से पहले करना होगा अपने को। अच्छा, अपने को कुछ करना ही नहीं है, ऐसा कह रहा है कि तुम्हें बस फाइल को देखना था कि वहाँ पे फाइल है करके, बाकी और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता हमें और कहीं जाने की ज़रूरत है करके, हम यहीं से पूरे के पूरे फाइल्स को देख सकते हैं, हमें ये कमांड्स चलाने थे बस। हु एम आई से हमें पता चलता है कि सिस्टम का नाम क्या है। ठीक है, यूज़र का नाम क्या है मतलब।
हु एम आई, एंटर। तो मेरा नाम है अपाचे, क्योंकि मैं वेब सर्वर हूँ। तो इसका मतलब कि हम सिस्टम के कमांड्स को चला पा रहे हैं, और यही से हम सारे फाइल्स को देख भी सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूँ तो उन सारे फाइल्स को देख पाऊंगा जो फाइल्स के अंदर पासवर्ड होगा, जस्ट लाइक यूज़र्स हो गए अपने सारे के सारे। और हमारे पास इतने सारे यूज़र्स हैं, इतने सारे यूज़र्स हैं। अपाचे नाम का यूज़र है, गेस्ट नाम का यूज़र है, नो लॉगिन, काफ़ी सारे यूज़र्स हैं। उनमें से रूट यूज़र एक है। ठीक है, मतलब हमारे कमांड्स चल गए, और ये सारे टास्क दिए गए हमें टास्क सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हमें टास्क सॉल्व करने के लिए टास्क दिए गए। तो मोटा मोटा कंसेप्ट यही था कि इन कमांड्स को हम कहीं पे भी चला सकते हैं कमांड इंजेक्शन के अंदर। और अगर ये चीज़ नहीं चलती तो ऑब्वियस सी बात है, वेबसाइट सिक्योर होती है। लेकिन अगर ये चीज़ चल रही है तो मैं मलिशियस कमांड को बनाकर यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एआई, ठीक है, मैं खुद का एक छोटा सा सर्वर, क्या कहूँगा, फाइल बनाता। ठीक है, इसको लिखता कि मेरे पास परमिशन है। देखो कैसे लिखूँगा मैं, कि आई हैव परमिशन टू एग्जीक्यूट फाइल अब ये मेरे लिए पेलोड बनाता। अगर मेरे पास परमिशन है ऐसे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो मेरे पास पेलोड बनाने के लिए ज़्यादा कुछ झंझट वाला काम नहीं होता। मैं बस जाता यहाँ पे और इसको बोलता कि मेरे पास पेलोड है, तो मुझे क्रिएट करना है पेलोड। कैसे करेंगे, पेलोड बन जाएगा, इसको कॉपी करके तुम रन करोगे, तुम्हारा पेलोड रन हो जाएगा और तुम्हें कनेक्शन मिल जाएगा। ऐसे शॉर्टकट तरीका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट एक एग्जांपल बता रहा था, बाकी तुम्हारी इच्छा। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो, हम डॉलर बैश हाइफन आई का इस्तेमाल करके रिवर्स शेल ले सकते हैं, रिवर्स कनेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, या तो कर्ल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी स्क्रिप्ट को डाउनलोड करके उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, और उस फाइल को चेंज कर सकते हैं। बस ये सारे तरीके हैं कि तुम और क्या क्या कर सकते हो अगर तुम्हें ऐसा कमांड इंजेक्शन मिल गया तो। जस्ट फ्यूचर प्लानिंग कि भाई ऐसा होगा करके। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसिक्योर डिज़ाइन से देखेंगे कि इनसिक्योर डिज़ाइन में ऐसा क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आज का सेशन इतना ही। आई होप तुमको सेशन समझ में आ गया हो। और अगर नहीं भी समझ में आया है तो संडे है कल, तो आज ही इस रिकॉर्डिंग्स को देख लेना, कल भी देखना। प्रैक्टिकल करो इस चीज़ की, ज़्यादा मैंने नहीं सिखाया इस कारण से क्योंकि ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए तो थोड़ा धीरे धीरे लेके चलता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो बस 3 चीज़ें सीखी है। बाकी इनसिक्योर डिज़ाइन मिसकॉन्फ़िगरेशन से आसान भी है, लेकिन इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जय हिंद। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। किसी को कुछ कहना है तो कहो, या फिर मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ। थोड़ा थोड़ा समझ आ गया वो काफ़ी अच्छा है। कोई नहीं कह रहा, देखो हैकिंग एक दिन में नहीं सीखी जाती है, तो टाइम लो, अपना अपना टाइम लो, सीखो, टेंशन मत लो भाई। आज नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, कल समझ पाओगे, लेकिन समझ पाओगे, डोंट वरी। टाइम मांगती है हैकिंग। तो बिल्कुल, जय हिंद, गुड नाइट एंड हैप्पी हैकिंग। कोई सवाल हो तो पूछना ज़रूर, वरना फिर मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ अभी। क्लियर है, जय हिंद, गुड नाइट, फिर छोड़ो। और हाँ, ट्राहैक में पे अगर अभी भी लॉगिन नहीं करा हो तो करके आ जाना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं लॉगिन थोड़ी बताऊंगा, मैं डायरेक्ट यहीं से कंटिन्यू करूँगा सिक्योरिटी डिज़ाइन से। ठीक है, किसी को कोई कंप्लेंट कोई इशू वगैरह हो तो मुझसे बात करो, अभी मैं फिक्स करता हूँ। कोई प्रॉब्लम है? और अगर नहीं है तो फिर तो अपन मज़े करेंगे। बबसूट का लाइसेंस कहाँ से मिलेगा? वो पेनड्राइव के अंदर तुम्हें दिया गया है क्रैक करने के लिए, तो क्रैक ज़रूर करना। और इंटर्नशिप के लिए डोंट वरी, आपको मेल मैसेज आ जाएगा जल्दी। ठीक है, तो बिल्कुल, बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।